नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सत्य साहित्यिक गंगा मंच पर, जिस पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे श्री मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी से, जो अपने जीवन से जुड़े तमाम उठापटक, तमाम समस्याओं और उनसे जूझते हुए एक नए तरीके के साहित्यिक सृजन में जिन्होंने एक नई शुरुआत की, जिन्होंने ये करके दिखाया कि कैसे हम अपने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को भुलाकर या उनके साथ जीते भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं और अपना एक नया नाम, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं और कैसे अनेक जो कवि हैं, अनेक जो रचनाकार हैं, अनेक लोग हैं, उनके दिलों में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक महान हस्ती, एक बड़े भाई, एक समाज के लिए और सनातन के लिए प्रबल चिंतक श्री मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी से, और उनसे एक विस्तृत चर्चा करते हैं उनके जीवन पर, उनके साहित्यिक जीवन पर और उनके किए गए अन्य सनातन को लेकर किए गए कार्यों पर। स्वागत है सर आपका, और आप अपने विषय में चर्चा के लिए भाग ले रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। आप अपने बारे में प्रारंभ में थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें हमारा। जीवन का परिचय तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। परिचय बनाने के लिए निकले हैं, उसी की उठापटक में दौड़ रहे हैं। और परिचय में जब आता है नाम पूछना, नाम से ही शुरुआत होती है, तो इसका एक अलग सा आंसर भी है कि क्या रखा है नाम में, क्या रखा है नाम में। उधार का नाम है, क्या रखा है नाम में। उधार का नाम है, उधार की जिंदगी जिए जा रहे हैं। उधार के ही रिश्तों को बड़ी शिद्दत से निभाए जा रहे हैं। उधार के ही रिश्तों को बड़ी शिद्दत से निभाए जा रहे हैं। माँ ने मुझे लल्ला कहा, पिताजी ने मुझे बेटा कहा। माँ ने मुझे लल्ला कहा, पिताजी ने मुझे बेटा कहा, भाई ने मुझे भाई कहा, बेटे जैसा चाहा मुझे। दोस्तों ने मुझे यार भी कहा, तो किसी ने मुझे लाली दी जान भी कहा। अगर किस्मत मेरे साथ मुकर्रर हुई, अगर किस्मत मेरे साथ मुकर्रर हुई, तो आखिरी रात मैं अपने घर में ही बिताना चाहूंगा, जिंदगी की आखिरी रात। देख मुझे हर कोई रो रहा होगा, देख मुझे हर कोई रो रहा होगा, देख मुझे हर कोई जगा रहा होगा। जिनकी बातों का था ना मैं कभी हिस्सा, जिनकी बातों का था ना मैं कभी हिस्सा, उस रोज मेरे ही किस्से सुनाए जा रहे होंगे। आखिर जब अर्थी पर मुझे लेटाया गया, जब अर्थी पर लेटाया गया और शमशान पहुंचे, तो यमदूत ने भी कहा कि तेरी मंजिल तो यही थी, बड़ी देर कर दी तूने आते आते। और जब चिता की आग में सम्माहित कर दिया गया, तो मेरे अपनों ने ही अपनों से ये नहीं पूछा, मेरे अपनों ने ही अपनों से ही ये पूछा कि मुकेश को जलने में समय क्या, ये कभी नहीं पूछा। और मेरे अपनों ने ही अपनों से मेरा नाम परिवर्तित करके पूछा कि लाश को जलने में वक्त कितना है। तो नाम तो बनाने की कोशिश में चल रहे हैं। और सेकंड होता है कि मैं कौन हूं। तो धर्म से हिंदू, कर्म से ब्राह्मण, जाति से टाक क्षत्रिय। आगे आप जिस एंगल से मुझे जानोगे पहचानोगे, वही हम रूप धरने के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि बाई प्रोफेशन में टीचर हूँ, और टीचिंग लाइन में करते एंगेज होते आई थिंक इट्स माय 15 ईयर, 15 साल चल रहा है मुझे। और काफी सारे उठापटक आए हैं पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी के अंदर। सो इट्स गो अहेड, चल रहा है लाइफ। उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि आज आपकी उम्र 35 साल है, इस पड़ाव में आते हुए आपने जो रचनाएँ लिखना प्रारंभ की, वो लिखने से पहले आपने अपने जीवन में सबसे कठिन समय जो पढ़ाई के समय में सबसे कठिन दौर कौन-सा देखा? और उसके बाद आगे के जीवन पर आएँगे। तो पढ़ाई के समय में सबसे ज़्यादा कठिन दौर आपने क्या देखा? लोगों के अलग-अलग अनुभव होते हैं, उसमें अगर आप कुछ साझा करना चाहें? पढ़ाई के टाइम पर तो सर कभी कठिन दौर देखने मिला नहीं। क्यों? कारण है पापा भी शिक्षा विभाग में ही थे। और हर कोई आज के समय में माँ के ऊपर ज्यादा लिखता है कि आ, मेरी आदर्श जो होती है वो मेरी मदर होती है। बट मेरे लिए जो लाइफ में रियलिस्टिक आइडियल है, ही इज माय फादर। और मैंने अपनी लाइफ की जो फर्स्ट पोइम थी वो भी मैंने अपने फादर के लिए लिखी थी। उनके लिए चंद लाइनें, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस बिल्कुल, 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 स्वागत है। कि जब जब किया फोन घर को, जब जब किया फोन घर को, हर एक किस्सा सुनाया अपनी माँ को।
जब जब किया फोन घर को, हर एक किस्सा सुनाया अपनी माँ को। तभी पीछे से एक दबी हुई आवाज सी आई कि तू डरता क्यों है, कि तू डरता क्यों है, तू थकता क्यों है, तू रुकता क्यों है, तू झुकता क्यों है, तू आगे बढ़, कदम बढ़ा आगे, तेरा बाप अभी जिंदा है, ये भूलता क्यों है। तो ये चीज मुझे मेरे फादर ने हमेशा सिखाई है कि कभी भी लाइफ में पैर पीछे नहीं जाने चाहिए और तेरी नजरें कभी किसी के सामने झुकनी नहीं चाहिए। अगर किसी से माफी भी मांगनी है तो हाथ जोड़ कर मांग लो, बट उसमें भी आपकी नजरें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। एक समाज में और एक लोगों के मन में ये वहम रहता है कि शिक्षक का लड़का होना बहुत कठिन है। मैं भी, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। तो वो एक जो लोगों के मन में ये डर रहता है, ये भाव रहता है कि भाई बेटा, शिक्षक का बेटा होना बहुत कठिन कार्य है। जैसे मुझे एक याद आता है, एक थोड़ी छोटी सी घटना है कि एक शिक्षक की लड़की भाग गई। तो वो भाग गई तो एक लास्ट में वो लेटर छोड़ के लोग भागते हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रही हूँ। तो वो शिक्षक ने जब देखा तो उसने बोला कि देखो, इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा हुआ कि इस लेटर में इसके 10 सेंटेंस गलत है। शिक्षक अपने बच्चों को हमेशा एक आईने में देखना चाहता है जिसमें कोई त्रुटियां ना हो। वे समाज सुधारक होते हैं, समाज के सारे बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। अपने बच्चों के अंदर उसमें जो एक्सटेंड मोड होता है, हाईएस्ट जो पैरामीटर्स होता है, उसको फिक्स करना चाहते हैं। उस बिल्कुल। पर या वो अनुभव क्या रहे हैं आपके? एक शिक्षक का बेटा होना कितना कठिन था? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, और लाइफ का जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था वो इन 2002 अटेंड करने के लिए गए। तो उससे पहले का मुझे पता था कि सोसाइटी के या कॉलोनी के जो भी लड़के या लड़की, गर्ल्स बॉयज वगैरह होते हैं, उनके बोर्ड एग्जाम के सेंटर आते, तो पापा को बोल देते कि अंकल यहाँ पर सेंटर आया है, क्या आप हमारी थोड़ी हेल्प करवा सकते हैं क्या। तो पापा उनको करते थे। बट जब मेरा सेंटर आया, मैंने पापा जी को बोला पापा सेंटर आया। अच्छा, कहाँ आया बता। चले, एक दिन पहले गए। तो वहां का जो सेंटर प्रिंसिपल इंचार्ज था, वो पापा को देखते ही नॉर्मली हाय हेलो किया, देन कहा, पापा ने कहा देखो ये मेरा सुपुत्र है, मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, इसका रोल नंबर ये है, रूम नंबर ये है, ध्यान रखना इसकी गर्दन भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, गर्दन अगर ऊपर हो जाए तो चार चांटे आप मारना और उसके बाद कॉल मुझे करना। तो आप जी। सोच लीजिए कि इस बस, मैं बस। तो इसको विकट समय नहीं मानता, वो उस समय लगता था। बट आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जो मेरे फादर मेरे लिए कर रहे थे वो सबसे बेस्ट कर रहे थे। ये तो एक अच्छा उदाहरण दिया आपने कि कैसे और क्या क्या कठिनाई होती है एक शिक्षक का पुत्र होने में, उनकी संतान होने में। फिर भी आप अपने शिक्षा के दौर से आगे चले और फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिनको आप यदि प्रस्तुत करना चाहें, बताना चाहें लोगों से कि पढ़ाई के बाद में एक दौर ऐसा आता है जब हम सभी लोगों को ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। वो अगर आप समाज के सामने रखना चाहें और उससे बाकी लोग कुछ सीख सकें कि हमें आगे के जीवन में किसी लड़की को लेकर या अपने करियर को लेकर किसी चीज को चुनना हो, तो हम कैसे चुनाव करें और उसको सही तरीके से कैसे अंजाम तक दें या उससे कैसे बच सके, उस पर यदि आप इसके दो अपना ही रास्ते, बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ भी गया। इसके लिए मैं दो ही साइड शेयर में आंसर दूंगा जी। कि जब कॉलेज कंप्लीट होती है और लड़का आता है मैदान में, मैदान का मतलब होता है खेत खलियानों में, बागानों में। जब कॉलेज पूरी होती है, लड़का आता है वहां, तो आंखें दो चार हो जाती है, दिल से दिल मिल जाते हैं। तो पहला केस ये होता है कि एक तरफा मोहब्बत, मोहब्बत करनी है तो दोनों शिद्दत से मोहब्बत करो, एक तरफा कभी मत करो। तो एक तरफा मोहब्बत होती है, चाहे लड़का करो या लड़की करो, फाइनली वो बोल देते हैं कि मेरा दिल तोड़ के चली गई, न जाने कहाँ कौन छोड़ के चला गया, किस राह चला गया। तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि बड़ी गफलत में रहते थे मेरे यार वो, बड़ी गफलत में रहते थे मेरे यार वो, एक लड़की की कातिल अदा को वो इश्क समझ बैठे, एक लड़की की कातिल अदा को इश्क समझ बैठे, फिर रोते रहे, भटकते रहे, न जाने किधर वो जाते रहे और कहते रहे मेरा दिल तोड़कर चली गई, न जाने किस और वो चली गई। तो ये तो मैं कहूंगा नहीं कि ऐसी आप मोहब्बत कभी कीजिए। दूसरा होता है कि आपके इशारों में, आपकी नजरों में, आपके भावों में, आपके अरमानों में, आपकी दिल की धड़कन में मोहब्बत होनी चाहिए। उसके लिए भी एक शेर, आप समझ जाएंगे इस बात को
कि बड़ी रूबरू सी हुई थी और बेचैन भी हुई थी मेरे जनाजे को देखकर। कभी आंखों से आंखें मिलाई तक ना थी, कभी आंखों से आंखें मिलाई तक ना थी, उस रोज उसकी आंखों में आंसू बहे थे। और जनाजे से निकला फूल, और जनाजे से निकला फूल उसने अपने सुहाग की निशानी बना दी। तो ये होता है भावपूर्ण, भाव से जुड़ा हुआ, जो इमोशन से जुड़ा हुआ एक लव कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं वो। तो करना है तो सेकंड वाला कीजिए बड़ी शिद्दत से, आपको करने में भी मजा आएगा और निभाने में भी मजा आएगा। ये तो रहा वो जीवन जो आप लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर देना चाहते हैं, एक उद्देश्य है बिल्कुल। आपका। आप स्टेट लेवल पर चेस चैंपियन रहे। बिल्कुल। एक और चेस के नाम पर और कॉमेडी के नाम पर बहुत मशहूर हुए और फिर बदनाम तो शुरू से ही थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आइडियल थे और फिर उसके बाद बदनाम हुए, उनके कार्यक्रम रद्द हुए। तो ये चेस का प्रतिभा से क्या संबंध है? मैं भी थोड़ा खेलता हूँ, एक किसी लेवल तक नहीं खेला, लेकिन चेस खेलना मेरी भी हॉबी है, मुझे पसंद है। तो चेस का ये जो एक इंटेलेक्चुअलशिप है, अपने क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, बहुत अच्छे चेस खेलते हैं। तो चेस आपके जीवन में कैसे आया और आप चेस से क्या समझते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत ही बोरिंग खेल लगता है कि बैठे रहो घंटे भर, खिसकाते रहो, बड़ा मतलब। तो आपको चेस को लेकर आपके क्या विचार हैं? इस चेस का भी एक अच्छा सा इतिहास रहा है मेरे जीवन में। इसको लाने के लिए मेरा जो क्रेडिट है वो मेरा अपने फादर को ही दूंगा। पापा खुद चेस प्लेयर भी रह चुके हैं और बैडमिंटन और टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं स्टेट लेवल पे। और टेबल टेनिस वो नेशनल खेल चुके हैं फादर एट द एज ऑफ 45। तो चेस किस लिए जरूरी है जीवन में, आप किसी भी लेवल पर खेले हुए का इट डजेंट मैटर। चेस इसलिए जरूरी है कि आज के घोर कलयुग में जहां अपने ही अपनों को मार रहे हैं, वहां चेस में कम से कम ये तो है कि अपना अपनों को तो नहीं मारेगा, सामने वाले को मारेगा। अपना अपने की सहायता करने के लिए खुद को खत्म कर देगा, लेकिन अपने परिवार के दूसरे मेंबर को खत्म नहीं करेगा। ये चेस की खासियत है, इसलिए मैं चेस से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने, और ये शायद किसी और खेल में नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा कि अपना अपने को ना मारे। क्योंकि जो क्रिकेट बिल्कुल। आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है और बहुत सारे लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो वहां पे अपना जो साथ का साझेदार होता है वही कई बार रन आउट करा देता है, बिल्कुल और होता है, उसको वो छोड़ प्रोफेशनली और रहता है इनका। कई बार खुद को हिट विकेट। तो जो चेस है उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। चेस खेलने में आपके पिता का बहुत सहयोग रहा और उनकी हॉबीज की वजह से। आपके पिता श्री सुरेश रूनवाल जी और माता जी श्री हाँ। कृति कंचन कंचन देवी देव। रूनवाल जी, ये दोनों का आपके जीवन में, आपके आगे बढ़ने में और आपके व्यक्तित्व को ढालने में कैसा योगदान रहा? आप कैसे मानते हैं कि आपके माता और पिता ने आपके इस जीवन की सजीवता और इसके इस ऊंचाई तक पहुंचने में और आपको कविवर केशव बनाने में क्या योगदान रहा? मैं अगर आज जिस पोजीशन पर हूँ या जो भी कुछ भी स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ, जरूर नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को ही क्रेडिट दूंगा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड माय एल्डर ब्रदर, इनको भी मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। फादर ने जहाँ मुझे सिखाया कि बेटा पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहना है, तो माँ ने ये सिखाया कि जो कोई भी हो जाए, आपसे छोटा हो या बड़ा हो उम्र में, उससे बड़ा ही मान सम्मान और अदब के साथ में पेश आना है। लेकिन दादाजी ने ये सिखाया कि जहां कहीं भी हो जाए तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और भाई ने हमेशा ये कहा कि बेटा आगे बढ़, तेरी ढाल के रूप में और तेरे सहारे के तौर पर मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। जहां कहीं भी जरूरत पड़े एक इशारा कर देना, तेरे लिए जान भी हाजिर है। तो इन चारों के कारण से अच्छे लेवल तक भी पहुंचे। और रही बात कविवर केशव बनने का, तो कवि नाम किसी और ने दिया, वर नाम किसी और ने दिया, और केशव नाम राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने दिया था, मिस्टर सत्यनारायण जी ने। तो बहुत मैंने इन सुंदर। तीनों का मान रखने के लिए कहा कि एक काम करते हैं, किसी एक को नाराज नहीं करेंगे, तीनों को ही खुश रखते हैं। तो कवि और केशव नाम मैंने फाइनल कर दिया। अभी आपने कहा कि आपके जो बाबा जी थे, दादाजी जो भी आप कहते हो, ग्रैंडफादर, दाता बोलते हैं उनको। उन्होंने बताया कि साहस कैसे रखते हैं राजपूतों में, और खासकर राजस्थानी राजपूतों में जो साहस है, जो निडरता है, जो शौर्य है, वो ब्लड में है, खून में भरा हुआ है। आपके बिल्कुल। शरीर के एक एक पोर में, एक एक नस में
वो खून है। आप अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना जिसमें आपको लगा हो कि यदि मैं राजपूत नहीं होता, यदि मैं शौर्य का एक प्रतीक नहीं होता राजस्थान की मिट्टी का, इस देश की मिट्टी का, तो आज ये चीज मैं सहकर बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए तो ऐसे ही होना चाहिए था, इतना ही कट्टर, इतना ही साहसी होना चाहिए था। एक्चुअल में क्या होता है सर कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर ओनली राजपूत के ऊपर ही जाऊं तो ये तो मेरे लिए एक एज अ टीचर मेरे लिए गलत हो जाएगा कि मैं कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ। बट हाँ, मैं यहाँ पर क्षेत्र विशेष के आधार पर जरूर जाऊंगा। जो कोई भी राजपूतानी की माटी पर जिसने जन्म लिया है, जिस किसी ने भी राजपूतानी की माटी में जन्म लिया है, तो यहाँ की माटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो साहित्य लिखा जाता है, आप और किसी भी स्टेट का या कोई भी कंट्री का लिटरेचर उठा के देख लीजिए, वहां पर सभी जगह नारियों का अच्छा वर्णन किया हुआ है। प्रेम से शुरू करते हैं और वियोग तक लाकर के खत्म कर देते हैं। बट ऐसा कोई भी स्टेट, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां के लिटरेचर के अंदर और नारियों को एक वीरांगना के तौर पर दिखाया गया है। और जब जहां नारियों को वीरांगना के तौर पर दिखाया जाता है तो उसके लिए चंद लाइनें कहूंगा कि राजस्थानी भाषा में है। और एक नारी जो होती है, जिसके दो अटूट एग्जाम्पल मिलते हैं कि रावल चुंडावत सिंह थे हमारे मेवाड़ के सरदार। तो उन्होंने अपनी रानी साहब को कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, मुझे आपकी एक निशानी दे दो। तो रानी साहब ने कहा कि यार कैसा मेरा हस्बैंड है, अगर इसके सामने मेरी सुंदरता उसके मातृभूमि के प्रेम के प्रति अगर बीच में आ रही है तो मुझे इस सुंदरता का कुछ नहीं करना है, मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगी। अच्छा, अगर उसको निशानी चाहिए तो उसने अपने सेवक की तलवार निकाली और अपनी गर्दन काट के दे दी। तब एक लाइन आई थी, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सत्राणी, सर काट दे दियो सत्राणी। और जब रावल चुंडावत वहां पर गए थे अपने औरंगजेब के अगेंस्ट में युद्ध करने, अजमेर का युद्ध करने के लिए, उन्होंने इतना विकराल रूप धारण किया था। और उस समय के राणा थे मेवाड़ के राज सिंह जी, उनको अपना सिर काट करके राणा जी को पेश किया और कहा, पूरी लाइन आप सुनना, कि चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सत्राणी। अब आगे रावल रतन सिंह जी कह रहे हैं कि सेनानी भेजी चुंडावत संभाल ली जो राणा जी, यानी कि चुंडावत अपनी निशानी भेज रहा है, इसको संभाल लेना, आपकी एक वचन की खातिर मैंने अपनी गर्दन तक कटाने के लिए मैं तैयार हो गया। और जहां अगर जिस भूमि पर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, और वीरांगनाओं का अगर यश गौरव, अगर कीर्तिमान गौरव अगर उनकी व्याख्या की जा रही है, तो उनकी कोख से जन्म लेने वाला हर कोई वीर ही होगा। और ये मान के चलिए, राजस्थान की माटी से चाहे मैं एक राजपूत हूं या कोई और भी अदर कोई कास्ट का होगा, वो कभी भी किसी के सामने ना डरेगा ना झुकेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। अभी एक सांसद हैं जिन्होंने संसद में राणा सांगा के ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, और वो अभी भी उस पर अडिग हैं, और वो बार बार बोल रहे हैं कि मैंने इतिहास बोला है। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इन्होंने ही बुलाया था। उनको गद्दार, और उनको मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। तो उस पर जो राजपूताना है, जो आपका और हमारा शौर्य का प्रतिबिंब है, वो क्या सोचता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है? उसके लिए एक चंद लाइनें हैं सर। पहले शुरू करूंगा, राणा सांगा नाम नहीं हुंकार थे, राणा सांगा नाम नहीं हुंकार थे, मातृभूमि पर मरने वाले वो मां के लाल थे। और जिसने कहा गद्दार उनको, जिसने कहा गद्दार उनको, एक बार सामने तो आ जाओ, एक बार सामने तो आ जाओ, पता चल जाएगा गद्दार कौन है, एक बाप की औलाद कौन है। और दूसरा ये है, ऐसा उसने क्यों कहा, ये उसकी परवरिश का नतीजा है कि खूब निचोड़ा गया था इतिहास वो, खूब निचोड़ा गया था इतिहास वो, जो मलिज रक्त से सिंचा गया था। बताते थे अकबर महान, अकबर तो महान तो राणा प्रताप थे, जहां रहीम भी बोल गया कि तेरे जैसा बेटा हर माँ को होए। तो आप उस परिवार के बारे में, उस वंश के बारे में, उस कुटुंब के पूर्वजों के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी अगर करोगे तो राजस्थान या राजपूताना या राजपूत समाज तो छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा अखंड हिंदू समाज इस चीज का घोर विरोध करेगा। और ये करता आ रहा है, और ये आपको आने वाले 12 अप्रैल को भी पता चल जाएगा जब राणा संग्राम सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस समय आगरा में आपको पता चल जाएगा। उसके लिए मैं पहले कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
जी, बहुत सुंदर तरीके से। मैं एक पक्ष जानना चाहता हूँ, चूँकि आप राजपूताना से हैं। मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हराया, या फिर यह यूँ कहें कि महाराणा प्रताप ने अपने आगे की योजनाओं को अमल में लाने के लिए युद्ध के मैदान छोड़ा नहीं, सॉरी टू और बाद में पार्डन प्लीज, आप अपना क्वेश्चन चेंज कीजिए। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को कभी नहीं हराया। जी हाँ, वही मैं पूरा कर रहा था कि उन्होंने अपने आगे की योजनाओं को और अपने राष्ट्र को समर्पित होने के लिए युद्ध का मैदान छोड़ा और पुनः उस युद्ध को जीता और मेवाड़, उदयपुर, हर चीज को पुनः वापस लिया। तो मान सिंह को लेकर, क्योंकि वो भी राजपूत ही थे और राजपूताना से थे, जो कि एक मुद्दा उस सपा के सांसद का भी है, जो ये बोल रहा है कि हम हमेशा तो बात करते हैं कि ये गद्दार थे, ये बाहर से आए थे, या आक्रांता थे, लेकिन उनके साथ जो उनका साथ दे रहे थे, उनके बारे में क्या कहना है? आखिर वो भी तो राजपूत थे। उनको लेकर एक्चुअल में क्या है सर, राजपूत समाज क्या सोचता है? उसके लिए है सर कि उनके लिए भी पूरा मान सम्मान है हमारे मन में, कोई गलत विचारधारा उनके लिए भी नहीं है। बट हाँ, अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था चेस के लिए, जो आपने पूछा था मुझसे, ये तो ठीक है, अभी के समय में चेस चला रहा है, खेल रहे हैं, और इस चीज को हम मान सकते हैं। उस समय के दौर में चौसर का गेम ज्यादा खेला जाता था, जहां अपने ही अपनों को काटने के लिए दौड़ते थे। गलती मान सिंह जी की नहीं थी, गलती उनके पिताजी की भी थी कि राजा भारमल को उन्हीं के परिवार द्वारा जब आमेर का शासक नहीं बनाया गया, तब उन्होंने ये एक डिसीजन लिया था कि मुझे किस सबसे बड़ी शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और उस दौर में मेवाड़ सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन जयपुर से चित्तौड़ यानी मेवाड़ काफी ज्यादा डिस्टेंस रह जाता है। तो उस समय उन्होंने सारा किसका लिया? दिल्ली का सहारा लिया था, और दिल्ली में फिर उसने अकबर का सपोर्ट लिया था। वो एक उस समय की परिस्थिति थी, वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। और राजपूताना और महाराणा प्रताप का जीवन जो था, ऐसा सुनने में आता है, और मैंने जो इतिहास पढ़ा है राणा प्रताप जी के बारे में, उसमें एक ऐसी घटना आती है कि जब अकबर से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने एक योजना बनाई, और उसमें उन्होंने उस समय के राजपूताना के जितने शेर थे, जितने राजपूताना के राजा थे, उन सबको एकत्रित किया और एक समूह बनाने का प्रयास किया। तो उसमें कुछ वहीं के शासक जो इस उसमें थे कि भाई करेंगे नेतृत्व, अकबर को हराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, नेतृत्व मैं करूंगा। और इस वजह से महाराणा प्रताप से कुछ हुआ, ऐसा कोई इतिहास का आपको गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज कीजिए सर आप। जी जो ये इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर के समय अकेले पड़ गए थे, राजपूताना को एकजुट नहीं कर पाए थे, ये सबसे बड़ी गलती है। उल्टा सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजस्थान यानी राजपूताना सबसे ज्यादा शक्तिशाली राणा प्रताप सिंह जी के समय में था, क्योंकि उन्होंने एक ही डिसीजन लिया था 9 अलग अलग रियासतों को एक करके कि हम खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह जी के नेतृत्व में एक ही जगह पर आकर के लड़ चुके हैं। उसका नतीजा ये हुआ था कि यहाँ पर मुगल शासन स्थापित हुआ था। और उस समय राणा प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम लोग युद्ध लड़ेंगे, सभी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, लेकिन सब एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। अगर मेवाड़ युद्ध लड़ रहा है तो मेवाड़ एक बार अपनी जगह पर युद्ध कर रहा है, और साथ में आप लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे। अगर अकबर आपके स्टेट पर अटैक कर रहा है तो पूरा का पूरा राजपूताना आपका सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे आता रहेगा, ताकि अकबर को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अब आपको शुरुआत करता हूं यहाँ से, मेवाड़ से। अपन मेवाड़ तो बहुत दूर की बात रह जाती है, सबसे पहले मारवाड़ से रावचंद्र सेन जी उनके साथ में खड़े थे। जालोर के लोग यहाँ से उनके साथ में खड़े थे। सिवाना के जो राजा थे उनके साथ में खड़े थे। डूंगरगढ़ के राजा थे वो उनके साथ में खड़े थे। अजमेर के पास में किशनगढ़ और ब्यावर के जो राजा थे उनके साथ में खड़े थे। सलमुर के शासक थे उनके साथ में खड़े थे। मेवाड़पुरा उनके साथ में खड़ा था। बीकानेरपुरा उनके साथ में खड़ा था। नागौरपुरा उनके साथ में खड़ा था। मेड़ता सिटी जो आज के समय का मेड़ता सिटी बोलते हैं, उस समय के टाइम में मेडन तरन बोलते थे, वो उनके साथ में खड़ा था। अरे यार, 11 स्टेट जब वो एक ही बंदे के साथ में खड़े हों तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा अकेला रह गया था? मैंने इसीलिए ये कहा था कि जब इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो कोई भी उस चीज को समझ नहीं पाएगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि उस समय कुछ राजाओं ने ये विरोध किया था कि किसी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, कभी दो शेर एक साथ नहीं हो सकते।
नहीं नहीं, ऐसा 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 कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के लड़ेंगे। अगर अकबर ने डूंगरगढ़ पर अटैक किया है तो अदर जो स्टेट होंगे वो डूंगरगढ़ के नेतृत्व में लड़ेंगे। अकबर ने अगर मेवाड़ पर अटैक किया है तो सभी लोग मेवाड़ के नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर अकबर ने मारवाड़ पर अटैक किया है तो सभी लोग मारवाड़ के नेतृत्व में लड़ेंगे। सभी को इक्वली कंट्रीब्यूशन, इक्वली रेस्पेक्ट मिला हुआ था। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आपने बप्पा रावल की कहानी, एक जो इतिहास था उसको बताया। मैं जानना चाहूंगा, यदि आप बता सकें, क्योंकि आपकी मातृभूमि है, मातृभूमि हम सबकी है, लेकिन जो वहाँ के हैं और उनका जो एक पीढ़ियों से जो सही दास्तान है वो चली आती है, क्योंकि हमारे पिताजी के बारे में हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो ये जो इतिहास होता है बिल्कुल सटीक होता है। बाकी तो आजकल वामपंथी लोग अकबर को महान और महाराणा प्रताप को एक देशभक्त बताते हैं। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि एक सामने इधर से युद्ध कर रहा है, एक इधर से युद्ध कर रहा है, और एक महान है और एक देशभक्त है? ये भाई दोनों नहीं हो सकते, या तो ये नहीं है या दोनों तो ये साथ नहीं दोनों है। मिलकर। तो ये वामपंथियों के पत्रकारिता को और उनके जो इतिहास है उनको छोड़ते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि चुंडावत एक नाम आता है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और एक भील प्रजाति जिसने हल्दी घाटी और उसके आसपास के कई युद्धों में राणा प्रताप जी का बहुत ज्यादा सहयोग किया। तो बिल्कुल। ये अभी जैसे बीच में एक बात आई थी, मैं जातिवादी हो जाऊंगा अगर ऐसे बोलूंगा, तो आपने ऐसा डर की वजह से ऐसा कहा। हम सभी लोगों के ऊपर आरोप लगता है, और खासकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के ऊपर, और इन दोनों के ऊपर क्यों लगता है उसका भी मैं कारण एक बताऊंगा। क्योंकि कभी भी जब प्रहार होता है ना, तो जड़ पर प्रहार होता है। जो सबसे मजबूत छत्रप होता है, जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, उस पर प्रहार किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, और क्षत्रियों ने हमेशा उस धर्म की और उस समाज की रक्षा की। तो जब आक्रमण इन दोनों पे होगा तो अपने आप पूरा साम्राज्य धाराशाही हो जाएगा, इसलिए इन दोनों पर आक्रमण होता है। और कई बार इन दोनों को आपस में लड़ाने का बहुत प्रयास होता है, हम सबको पता है वो इतिहास, और अभी का भी। बिल्कुल, दैट्स अ पार्ट तो ऑफ मैं ये पॉलिटिक्स। जानना चाहूंगा कि एक भील, जिनको हम तथाकथित रूप से आज एक निचली जाति में मानते हैं, लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, क्षमा हम चाहूंगा, भी नहीं मानते। वे और राजपूत दोनों ने साथ में कैसे लड़ाई लड़ी? अगर आज के इन वामपंथियों और इन जो जातिवादी नेता हैं इनके हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्योंकि उस युद्ध में महाराणा प्रताप का बहुत ज्यादा सहयोग दिया था, जितना इतिहास मुझे पता है, भीलों ने। 1553 की बात है, 1553 की बात है। राणा जी प्रताप सिंह अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा ही प्राप्त कर रहे थे। तो उनके गुरु ने कहा था कि आप सिर्फ एक क्षत्रिय के होने के तौर पर नहीं लड़ सकते, आपको समस्त प्रजा को साथ में लेकर के चलना होगा। तो उन्होंने जी अपने मेवाड़ का नक्शा निकाला। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर आप मुझे बताइए कि कौन सा क्षेत्र है जो हमारा होकर के भी हमारा नहीं है। तो उन्होंने बिलो वाला जो जंगल था उसको बताया। तो उन्होंने फिर अपने फादर, पिताजी यानी कि उदय सिंह जी से बात की। उदय सिंह जी के आंसर से वो संतुष्ट नहीं हुए, तो अपनी माता के पास में गए, उनसे उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि भील जो जाति है, बप्पा रावल के समय मेवाड़ का सबसे ज्यादा साथ दिया था। उस टाइम के बाद में से लेकर के अभी तक इन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा अलग अलग खिंचाव आने लग गए। तो राणा पुंजा करके वहां के भील सरदार थे। तो जी हाँ। उनकी माता जी ने कहा था कि एक काम करो, अगर तुम उनसे मित्रता करना चाहते हो तो तुम्हारी बात, तुम्हें तो जंगल में नहीं एंटर नहीं होने देंगे, तुम क्या मित्रता करोगे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, कि वो तू सोच के तुझे आपको क्या करना है। तो वो अपने मंदिर में गए जहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित थी। क्योंकि मेवाड़ के परिवार को भगवान राम का वंशज ही कहा जाता है। भगवान राम के अग्रज पुत्र कुश के वंशजों में से एक आते हैं वो। तो उन्होंने वहां पर बप्पा रावल की तलवार देखी। उस समय 1553 की बात बता रहा हूँ, जब राणा प्रताप सिंह जी ओनली 13 साल के थे। उन्होंने उस एज में राणा मतलब बप्पा रावल जी की तलवार को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। उठाने के बाद में वो अपने गुरु के साथ में जंगल में चले गए। और जो राणा पुंजा थे उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक तलवार को देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेवाड़ के राणा वाकई में हमसे मित्रता करना चाहते हैं। तो उन्होंने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और
क्षत्रिय समाज में क्या कहा जाता है कि तलवार म्यान से निकलने के बाद में जब तक रक्त रंजित ना हो जाएगी वो वापस म्यान में नहीं जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने एक हाथ अपना तलवार पे रखा, तो उन्होंने राणा कुंजा से कहा कि राणा कुंजा जी आप भी एक हाथ तलवार पे रखिए। कि क्या? तो उन्होंने दो लाइनें कही थी, मैं कहना चाहूंगा शायद मारवाड़ी में, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि रानी जाया भीली जाया भाई भाई। कि रानी का एक पुत्र और रानी ने भील अगर, का पुत्र भाई भाई। हाँ, कि अगर रानी ने अगर जन्म दिया है वो, और एक भील माता ने अगर जन्म दिया है, तो वो दोनों आज के बाद भाई भाई होंगे। और जो हमारा रक्त इस तलवार पर चढ़ा है वो रक्त आज के बाद में एक ही कहलाएगा। उस समय से लेकर के राणा अमर सिंह जी और उसके आगे तक, अभी तक के वर्तमान समय में भी भील समाज उदयपुर और चित्तौड़ की छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, वो वहीं पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जी, और इस बीच में भीलों की इस महान गाथा के बीच में चुंडावत जी की जो त्याग था और उनका जो एक सर्वोच्च बलिदान था, उसकी कहानी रह गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे बात करने के दौरान मैं राजपूताने के इतिहास पर चर्चा करने लगा, कोई लेकिन दिक्कत ये नहीं है, अवसर बहुत आप कुछ भी कर अमूल्य सकते है। हैं, आप यू कैन आप कर जी, सकते हैं, कोई हाँ, इश्यू नहीं है। तो चुंडावत जी के उस सर्वोच्च बलिदान की गाथा और वो कहानी, वो सच्ची हकीकत अगर आप बयाँ करना चाहें थोड़ा? चुंडावत जी के बारे में ये कहते हैं कि वो, उनको जागीरदारी मिली हुई थी बाद में सलुम्बर की। सलुम्बर एक जगह है, और उनको एक दायित्व दिया गया था कि मेवाड़ का जो भी उत्तराधिकारी होगा, यानी नेक्स्ट जो राजा बनेगा, उसकी आप सुरक्षा करोगे। अब मुझे अगर कोई बोल दिया जाए, मैं 35 ईयर का हूँ, मुझे, जैसे मैं कल की बात बता देता हूँ, मुझे मेरे परिवार से भाभी साहब ने बोला कि दोनों बच्चों को मेले में घुमाकर लेकर आ जाओ। मैं गाड़ी लेकर के गया और आगे जाकर के गाड़ी पार्क ही की, मैंने भीड़ को देख करके मैंने गाड़ी बैक कर ली। मैंने भाभी साहब को फोन करके बोला, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि दोनों बच्चों को एक साथ में मैं हैंडल कर सकूं। तो अब ये सोचिए कि मेवाड़ के राणाओं के उत्तराधिकारी की रक्षा करना कितना बड़ा काम होता होगा। अब उसमें ऐसे ऐसे उत्तराधिकारी हुए हैं, राणा प्रताप सिंह जी, जो महल में तो एक सेकंड भी नहीं रहते थे। राणा अमर सिंह जी, राणा राज सिंह जी। अब इन तीनों का जो नाम ले रहा हूं, इन तीनों की मैं एक एक घटनाएं भी बताऊंगा आपको। क्या था कि राणा प्रताप सिंह जी जब राजा बन गए थे, तो 1573 की बात है। हाकिम खान सूरी का नाम सुना होगा शायद आपने। जी, जी। हाकिम खान सूरी जस्ट पास में ही एक छोटे से जोग्राफिकल लैंड पर अपना अधिकार करके अपना शासन कर रहा था। और वो, उसने प्रताप सिंह जी से कहा भी था कि आप इस धरती को मातृभूमि कहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, तुम मातृभूमि कहते हो, हम मातृ वतन कहते हैं। तो उनके वहां के किसी ब्राह्मण की गायों को जब उनके मेवाड़ से होकर के क्रॉस करना पड़ा ना, तो राणा प्रताप की सेना ने उनको रोक लिया था। और जब एक वार होना था प्रताप सिंह के ऊपर, जो वहां पर जो चुंडावत सरदार थे वो उन्होंने अपने ऊपर लिया था। तब हाकिम खान सूरी ने भी कहा था कि राणा प्रताप सिंह जी, आप तो महाराणा हैं, राणा तो बहुत हुए बट महाराणा सिर्फ एक ही हुआ है। और जब तक मैं आपका दोस्त भी बना हुआ रहूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन जब तक आपके साथ में चुंडावत सरदार है, कोई आपको छू नहीं सकता। ये पहला दृष्टिकोण। दूसरा था कि सलूम्बर के ही जो रावल चुंडावत सिंह जी थे, उस समय क्या है सर, 1670 के आसपास औरंगजेब के यहाँ से एक चित्रकार था, पेंटर था, लेडी थी, वो अजमेर के किशनगढ़ में आई। और वहां की एक राजकुमारी को चित्र वगैरह दिखा रही थी, कर रही थी। तो उस राजकुमारी को सारी पेंटिंग्स पसंद आ गई। पसंद आने के बाद उसने कहा ठीक है, मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। तो वो उस पेंटर को भी थोड़ा लालच आया यार, कि मैं दिल्ली से आई हूँ, उसने सारे मेरे चित्र खरीद लिए। तो उसने, पेंटर ने कहा कि एक काम करो, मेरे पास में और भी बहुमूल्य चित्र है। कि क्या? तो उसने लेकर के औरंगजेब का पोस्टर दिखाया, औरंगजेब का चित्र दिखाया। तो उस राजकुमारी ने पूछा, पहला क्वेश्चन था ये कौन है? कि ये तो मुगल शासक औरंगजेब है। कि अच्छा, कितनी कीमत है इसकी? तो उस समय के कोई अमाउंट बताया होगा कि ठीक है, मैं इसके 10 गुना ज्यादा पैसे दे रही हूँ। पैसे दिए और कहा तू यही खड़ी रहे पहले। और अपनी दासियों को बुलाया और कहा कि अपने अपनी सैंडल उतारो, जूते उतारो, और इस औरंगजेब को ठोको पहले, मारो पहले। और उसके चित्र को फाड़ फुड़ा के उस पेंटर को दे दिया और बोला कि ये जाकर के अपने औरंगजेब को देकर के आ जाना और कह देना
कि किशनगढ़ की राजकुमारी ने तेरे लिए भेजा है। अगर तू अपने चित्र की रक्षा नहीं कर सकता तो अपने मुगल साम्राज्य की रक्षा क्या करेगा। तो ये बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो वो थोड़ा सा देखो एग्रेशन आ जाता है कि मेरी चित्र को, मेरे फोटो को कैसे फाड़ सकती है एक लड़की होकर के। तो उसने डिसीजन लिया कि उसके भाई को मैसेज किया कि अब ऐसा है कि या तो युद्ध होगा, युद्ध में तेरी सिस्टर को मैं लेकर जाऊंगा, अदरवाइज तो अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे। तो उसके भाइयों ने कहा कि एक लड़की को बचाने के लिए पूरे साम्राज्य की बलि नहीं चढ़ा सकते, हम अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार हैं। तो उस समय क्या था, राणा राज सिंह जी ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा था। टोल फ्री नंबर आप जानते हैं ना, कभी भी इच्छा हो जब कॉल कर सकते हैं 24/7। हाँ, उन्होंने मैसेज सर्कुलेट कर रखा था पूरे भारत में कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मुगल साम्राज्य देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24/7। क्या आप अगर मुगल साम्राज्य से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो हमें समाचार कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो उसके दिमाग में आया किशनगढ़ की राजकुमारी के, हाँ यार राणा राज सिंह जी है, उनको समाचार करते हैं। उसने लेकर के उनको लेटर भेजा, पत्र भेजा उस समय के। राणा राज सिंह जी भी थोड़े से इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा यार एक लड़की होकर के मुझसे सहायता मांग रही है, मेरे पड़ोसी राज्य की है। हाथों हाथ उन्होंने उस राजकुमारी की इंस्टाग्राम आईडी सर्च की, डीपी वगैरह चेक की। उन्होंने कहा यार अब तो इस लड़की से मैं ही शादी करूंगा, अब चाहे भले औरंगजेब आओ या औरंगजेब का बाप आओ, मैं उसको होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अपने सामंतों को बुलाया दरबार में और कहा कि देखो मेवाड़ बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। तो सामंतों ने पूछा भाई हुआ क्या, ये बताइए ना आप। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये है कि किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुझे एक लेटर भेजा और मैंने उसको सहायता करने का वचन दे दिया है कि तो ये है कि मैं इस दिन को बारात लेकर के जाऊंगा और औरंगजेब की सेना अजमेर को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कि ठीक है साहब, नहीं करेगी, हुक्म आपका आदेश। तो राणा जी तो गए बारात लेकर के और पीछे से उन्होंने राणा रावल सॉरी चुनावत सरदार को, सलूमर के सरदार को उन्होंने लेटर भेजा कि देखो साहब ये बात है, और आपको सहायता करने के लिए कि एक्चुअल में क्या है, चुनावत सरदार को ये एक काम दिया हुआ था, हरावल दस्ते का लीडर बनते थे। हरावल दस्ता होता है कि जो मेवाड़ की सेना का सबसे अग्रभाग रहेगा उसको वो लीड करते थे जी। तो उस समय क्या था कि लेटर पहुंचा शाम को 5 बजे, और उस दिन मॉर्निंग में ही चुंडावत जी अपनी शादी करके, विदाई समारोह करके अपने घर पहुंचे ही थे। उन्होंने कहा यार राणा जी का क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, खुद शादी करने जा रहे हैं, मेरी शादी खराब कर रहे हैं। और उनकी जो पत्नी थी हाडी रानी थी जालोर की, तो उन्होंने कहा कि यार मैं शादी नहीं, मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो उनकी वाइफ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको युद्ध में जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो आपका तो अपमान हो गई होगा, प्लस मैं जो हाडी रानी हूँ हमारे कुल का अपमान होगा। तो उन्होंने भेजने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही महल के नीचे आए, राणा चुनावत जी घोड़े पर बैठे थे, वापस झरोखे में जाकर के देख रहे ऊपर, राणेसा को राणेसा दिख नहीं रही है। सेवक को बुलाया कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, राणेसा के पास जाओ और बोलो कि चुनावत ने सिनानी मांगी है, निशानी मांगी है, युद्ध में अगर उनकी याद आ गई तो कम से कम निहार तो लूंगा। तो राणेसा ने कहा यार कि युद्ध करने जा रहा है या मेरा दीदार इजहार करने जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर मेरा सौंदर्य उसके बीच में आ रहा है तो इस सौंदर्य का कोई काम नहीं है। उन्होंने अपनी गर्दन काट के थाली में सजा करके भेज दी। और जैसे ही वो दृश्य उन्होंने राहुल चुंडावत ने देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फिर कहा कि वहां पर जो चारण साहब थे, कवि जो थे, उन्होंने कहा, लिखा कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। और जैसे ही उन्होंने वो सिर अपने हाथ में रखा और सिर की जो कोनी होती है ना, चोटी, उस चोटी के केसों को हटाया और अपने गले में बांध लिया। गले में गांठ देकर के कहा कि आज या तो ये गर्दन रहेगी या औरंगजेब रहेगा। और मैं ये रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है कि बिना राणा जी के होते हुए भी रावल चुंडावत ने, अब औरंगजेब खुद अपनी शाही सेना के साथ में आया था और 20,000 मुगलों, 20,000 मेवाड़ी राजपूतों ने 1.5 लाख की औरंगजेब की सेना को इतना बुरी तरह से गाजर मूली की तरह काटा था। अगर मात्र 3,000 सैनिक अगर मेवाड़ी सेना में और होते तो औरंगजेब की वहीं पर रिकवरी बन सकती। ये उनका सबसे बड़ा अटूट उदाहरण सामने आता है कि चुंडावत के आगे कोई भी उनकी बराबर देशभक्ति को निभा नहीं सकता। ठीक है, वीर बहुत हुए हैं, राजा भी बहुत हुए हैं, बट उस राजा की रक्षा करने वाला और भी बड़ा महावीर होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया आपने। और जो इतिहास है हमारा
और जो शान है एक तरीके से, जिसके वजह से आज हम हैं सनातनी। नहीं तो शायद आज हम लोग भी इंतजार कर रहे होते कि 2 दिन बाद कुछ है। वो बचे रह गए क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे रक्षकों ने, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान की बाजी पहले लगाई, अपना साम्राज्य, अपनी कुर्सी, अपने ताज तख्त सबका त्याग किया, तो सबको छोड़ना उन्होंने चाहा। तो एक बार पुनः राजपूताना से वापस आते हैं, राजपूताना के इस संतान के जीवन के बारे में फिर से। तो आप अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ के तरफ अपने आप को पाते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि एक हादसा जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसा हम लोगों को लगता है कि एक इंसान जो इतना जिंदा दिल है, इतना हमेशा एक जो एक परफॉर्मर के लिए हमेशा होता भी है कि वो हर जगह पे खुशी दिखने का उसको नाटक करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं पे भी एक तो पुरुष होने के नाते रो नहीं सकते हैं, दूसरा कई बार अगर हम अपने दर्द को, अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करते हैं तो लोगों को ये लगता है ये तो बहुत ही कमजोर है, और कई बार लोग उसका एक नाजायज और गलत मतलब अर्थ निकालते हैं और वो सब चीजें रखते हैं। तो आप अपने जीवन में अपने उस अहम कष्ट को किस तरीके से, मतलब वो कौन सा हादसा था जिसने आपको, जो आज आप हैं, जो आज आपकी भावनाएं हैं, उनको लाने के लिए एक अहम किरदार निभाया? आप अच्छे हैं तो क्यों हैं, और वो हादसा क्या है, यदि आप और इन अपने चाहने वालों को व्यक्त करना चाहें, उनको बताना चाहें। देखो, हादसे जो होते हैं वो हमारे साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, या यूं कहें साहित्य जो जुड़ा हुआ रहता है वो हमारे हादसों से जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके परिवार में हर्ष उल्लास प्रेम का वातावरण रहता है, तो हम लोग प्रेम के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब उसकी वास्तविक जो जीवन में प्रेम प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रेम अलग है, प्यार अलग है, और उसी को ही उर्दू भाषा में बोल दिया जाता है मोहब्बत और इश्क। जब वही प्यार में आ जाता है तो वो लड़का लड़की की दीवानगी के पीछे चला जाता है। तो अब यूं है कि जब लड़का और लड़की अलग होते हैं तो एक वियोग की भी बात आ जाती है, वो भी हमारे साहित्य में दिया हुआ है। और जब वियोग की बाद में अगर किसी का मस्तिष्क अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो वो उल फिजूल की बातें करेगा और तांडव करने लग जाएगा, तो उसको अपन वैराग्य भी कह सकते हैं, वैराग्य के ऊपर भी लिखा जाता है। और मस्तिष्क अगर ढंग से काम कर रहा है, उसको सही सलाह देने वाले हैं, तो वो वीर रस के ऊपर भी लिख सकता है, और धर्म के ऊपर भी लिख सकता है, सनातन के ऊपर भी लिख सकता है, और यथार्थ के ऊपर भी लिख सकता है जो चल रहा है। और यथार्थ पर लिखने के बाद में सिर्फ एक ही वस्तु ऐसी होती है जिसके ऊपर आप मान के चलिए कि आप भी मुझसे सीनियर हैं इस पोइट्री के अंदर, कम से कम 1000 से ऊपर आप पोइट एंड पोइटेस को जानते होंगे। ऐसे कितने पोइटेस हैं? मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूं कि मृत्यु के ऊपर कितने लोगों ने लिखा अभी तक? अपनी खुद की मृत्यु के बारे में सोच, मुश्किल से 1000 में से एक, 1000 में 1 या 2 होंगे, 5 होंगे या 10 होंगे, मैक्सिमम 1%। अगर आप अपनी कल्पना मृत्यु के समक्ष कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उन हादसों को हकीकत में बदलते हुए देखा है, और उन हकीकत को जी करके बाहर निकलना का जो हुनर है वो आपने सीख लिया है। एक चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगा। स्वागत। कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा। अब मुझे बताइए सुरेंद्र जी, मेरे जैसा 35 साल का लड़का जो पर्सन है, कल रात को हसीन ख्वाब क्या देख सकता है? बताइए। देखिए, लोगों के सोचने में तो वो एक लाइन याद आती है कि आज रात सपने में देखा, वो जो हसीन रंगीन ख्वाब होते हैं उनके ही बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक कवि, एक साहित्यकार कोई भी सपना देख सकता है। नहीं, अमूमन चलो मैं खुद मैंने ये लिखा था, कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, अपने ही सामने
अपने ही सामने अपनी चिता को जलते हुए राख देखा। अपने ही सामने अपनी चिता को जलते हुए राख देखा और अपने ही सामने अपने ही सपनों को चिता की आग में धुआं होते हुए देखा। क्या मंजर था, क्या फसाना था, क्या आरजू थी, क्या दिल लगी थी। क्या मंजर था, क्या फसाना था, क्या आरजू थी, क्या दिल लगी थी कि अपनों के ही सामने अपने ही सामने अपनों के आंसू में रोक न पाया। एक आवाज भी आई, एक आवाज भी आई, बड़ी रुआसी सी आवाज थी और कहा, उठ जा बेटा उठ जा, मेरे मुकेश उठ जा, तू चला गया तो मुझे मां कहकर कौन बुलाएगा। एक और कठोर स्वर जो मैंने सुना था वो करुणा के अंदर परिवर्तित होते हुए मैंने सुना और कहा, उठ जा मेरे बच्चे उठ जा मेरे लाल, तू चला गया तो मेरे साथ शतरंज कौन खेलेगा। एक आवाज और आई, कहा, उठ जा मेरे भाई, तू चला गया तो मुझे भाई सा कर करके कौन बुलाएगा। मुझे न जाने किन किन नामों से जाना, किन किन नामों से मुझे पहचाना। माँ, पापा, भाई। माँ, पापा और भाई, तीन को छोड़ जैसे ही चिता की आग ठंडी हुई, मैंने दूसरे अपनों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हुए पाया। जब आप सॉरी, जब आप इस कंसेप्ट के ऊपर सोच करके लिखें, और ये रियलिटी है, ये हमारी जीवन की वास्तविकता है, और हाँ, मैं खुद ऐसा करता हूं, मैं खुद ऐसा करता हूं। बोलिए, शमशान घाट जाते हैं, कोई समाज का कोई बंदा है जो खत्म हो गया, शांत हो गया, उसको ये नहीं कहते कि भाई मिस्टर एक्स वाई जेड के जलने का समय क्या है, अपन यही पूछते हैं कि लाश के जलने का समय क्या है। और जब चिता की आग वहां पर जल रही होती है तब हम बड़ी मायूस हो जाते हैं, बड़ी भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने गंतव्य से घर की ओर लौटते हैं, धीरे धीरे हंसी मजाक स्टार्ट हो जाता है। सामने से कोई लड़की आ रही होती है, उसको देखने के नजारे देखने लग जाते हैं। कोई बच्चे जा रहे हैं स्कूल, हम अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं। हर चीज को भूल जाते हैं। हर चीज को भूल जाते हैं अपन। और ये चीज तो मैंने अपने जीवन में महसूस की है, तो लिखना मेरे लिए मीन्स उसको मैंने महसूस, खुद को जी करके देखा है, इस चीज को खुद को जी करके देखा है और खुद करके भी देखा है, उसमें असफल भी हुए। और सबसे बड़ा रोल तो मैं अपनी फैमिली और मिस्टर ए के टाक साहब का मानूंगा, इज मिस्टर आईजी ऑफ राजस्थान पुलिस एंड मिस्टर सत्यनारायण जी का, जिन्होंने मुझे सही लाइन पर लेकर आए। बट जस्ट उस इंसिडेंट को प्रॉपरली आप मेरी पोएम्स के अंदर उसको समझ सकते हैं। और अभी जो आप, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं आपके जीवन में, आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके उस दबाव और उस कष्ट को मैं समझ सकता हूँ। आप अपने जीवन में परेशान रहे, उसमें तमाम कठिनाइयों से झूलते रहें, और उसके बाद में भी आज जो भी हैं आप वहां पर हैं, और उन कष्टों को भुलाकर यदि आप अपने किसी बिछड़े हुए पल को, अपने किसी उस कठिन दौर को या उस कठिन व्यक्ति को जो आपके जीवन को आसान कर सकता था, उसके बारे में कुछ कहना चाहें। देखो, अभी आपने इस प्रश्न में दो वर्ड काम में लिए, परेशान और कठिनाइयां। मैं परेशान भी नहीं था, ना कठिनाइयों से जूझ रहा था। मैं बस ये जानने को उत्सुक था ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बस ये जानने को उत्सुक था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या नियति के साथ मैंने खिलवाड़ किया, क्या किस्मत से मेरी बेरुखी थी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समय से गुजरे और एक पल है, कहते हैं कि किसी की कमी से हम महसूस करते हैं कि वो याद करे या ना, वह मीन्स उसको जीना चाहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर रोज वो पल जीता हूँ, हर रोज वो पल जीता हूँ, ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने है। हर रोज वो पल जीता हूँ जिस लगता है कि वो मेरे सामने, ऐसा लगता है कि वृंदावन की गलियों में हम घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि उदयपुर की वाटिका में सैर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मंडोर के, रावण के ससुराल मंडोर में हम घूम रहे हैं। वो हर रोज का एक दृश्य मुझे लगता है। कमी मुझे अब किसी चीज की महसूस नहीं होती, और कमी अगर लगती है तो कलम मिल गई है हाथ में, इतिहास को बदलने के लिए कलम तलवार बनेगी और अपने शब्दों को ढालने के लिए एक भाव का रूप ले लेगी।
बिल्कुल, और आपके इन कष्टों को और आपके इन विचारों का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी भी घाव को और किसी भी कठिनाई को जितना भी कुरेदा जाए, वो उतना ही कष्ट देता है। आपने लिखा कि कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने ख्वाब देखा। मैंने, और ये मैंने 2 से 3 बार सुनी रचना, और हर बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम अपनी आत्मकथा, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, या फिर हमने जिया है इसको, या फिर हमने ऐसा होते हुए कई बार देखा है। फिर आपने लिखा कि नमन करूं राजपूताने की माटी को, बिल्कुल जिसमें आपने राजपूताने को एक वो संबल या फिर या कहें कि हमने उसका कर्ज उतारने का आपने प्रयास किया, बिल्कुल क्योंकि राजपूताने ने जो इस राष्ट्र को, इस देश को जो दिया है, उस पर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में लिखकर, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में बात करके उसको एक अपने स्वयं की एक गरिमा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके बलिदानों को और उनके त्याग को हम कभी भी कुछ दे नहीं सकते कम हैं। नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस बलिदान और इस जो दृष्टांत का वर्णन किया, एक हसीन सपना कल रात मैंने देखा, इसमें आपको, जब आप अपनी पीड़ाओं को लिखते हैं या फिर आप राजपूताने और इस देश की शान में लिखते हैं, इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा आनंद या एक आत्मसंतुष्टि का भाव किसमें मिलता है? कब आपको बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो कुछ अच्छा कह दिया मैंने? देखो क्या होता है ना कि कठिनाइयां, परेशानियां और पीड़ा तीनों ही मेरे लिए थी नहीं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि मैं तो बस ये जानने को उत्सुक था, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए, इस उद्देड़ बुन को पूरा करने के लिए जो विचार मन में आते हैं उनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पहला। और जो अभी आपने लाइन लाइन रिपीट की, कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, अब इसको थोड़ा अलग अंदाज में देख लीजिए। कल रात एक हसीन ख्वाब मैंने देखा, या यूं कहें ख्वाब के ऊपर ही मेरे ख्वाबों को रोशन करे ऐसी वो रोशनी कहाँ, दिन रात ढूंढता रहता हूं ऐसी वो मदहोशी कहाँ। दोनों का ही सेंटेंस अलग चेंज हो जाएगा। जब मैंने पहले वाला कहा था तब आप बड़ी सेंसिटिव हो गए थे, अभी जब मैंने 2 लाइन अर्ज की आपके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। और जब वीर रस के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको उसी करेक्टर में घुसना पड़ेगा, सॉरी प्रवेश करना पड़ेगा, उस चीज को आपको महसूस करना पड़ेगा। बहुत सुंदर जवाब अगर दिया वीर रस आपने। की कविता को करुणामय भाव से अगर बोल दिया जाए तो वो वीर रस की कविता कभी रहेगी भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने कलम की ताकत से, जो कि इस कार्यक्रम का एक शीर्षक भी है, उससे इस इतिहास में और इतिहास को लिखने में जो लोगों ने अपना एक गलत किरदार निभाया कि सही इतिहास को सामने नहीं आने दिया, उसको बदलने में आप अपने आप को किस हद तक सक्षम पाते हैं, या फिर अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? इसका ये है सर कि आज जो माहौल चल रहा है ना, इसमें अपन बच्चों को कहें कि बेटा वाल्मीकि जी के द्वारा या अपने तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण को आप पढ़ो, तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जी। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो बच्चों का काम थोड़ा सा आसान करने के लिए पूरी रामायण को 42 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है, जिसके 2 भाग तो वीडियो शूट हो चुके हैं, 2 और होने बाकी है। उसकी 4 लाइनें आपके सामने पेश कर देता हूँ। और रामायण का जी एक सर। ऐसा कोई भी पात्र नहीं है भगवान राम के जन्म से लेकर के लव कुश के होने तक जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। अयोध्या जन्मे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई, दशरथ संग कौशल्या सुमित्रा के कई हर्षाई। यानी 2 ही लाइनों में 8 करेक्टर पूरे आ गए, चारों भाई आ गए, तीनों पत्नियां आ गई और राजा दशरथ आ गए। जिससे प्रसिद्ध आदर्श का नाम यानी भगवान श्री राम हुए, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार कहलाने चला, कहलाने लगा। जिससे प्रसिद्ध हुए आदर्श का नाम हर क्षण बोलो जय श्री राम। अगर यही चीज अगर बच्चों को बोलेंगे तो बच्चों को 8 के 8 करेक्टर जो होंगे वो याद हो जाएंगे। अगर बच्चों को बोल दिया जाए कि बेटा 1000 पेज की बुक है या 800 पेज की बुक है, आप पढ़ो और मुझे पता करके बताओ दशरथ कौन थे, बच्चा 2 दिन इंटरेस्ट पढ़ लेगा, तीसरे दिन कहेगा
आपका गिफ्ट अपने पास रखो, अपने गिफ्ट हमारे हमें मत दिया करो। और दूसरा जो आपने कहा कि अपन कलम की ताकत से किसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, उसके लिए तो एक ही चीज कहूंगा कि आज का भारत क्या चाहता है। आज का भारत को अगर हम लोग इस चीज को समझने लग जाएंगे तो मान के चलिए हर कोई व्यक्ति इतिहास को बदलने की भी क्षमता रखेगा और वर्तमान को भी बदलने की क्षमता रखेगा। हालांकि आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकुनी होने देंगे नहीं, शकुनी होने देंगे नहीं मामाओं के वेश में। अब यहाँ पर बात अगर मेरे धर्म के लिए भी आ जाए तो शकुनी कौन है, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। शकुनी होने देंगे नहीं मामाओं के वेश में, कसाब जिंदा बच सकता नहीं बिस्मिल्लाह तेरे देश में। मैं सनातन की बात करता हूँ लेकिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह कौन है, मुसलमान है, इस्लाम है, इस्लाम धर्म से संबंधित थे। लेकिन बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे, शहनाई वादक थे, जिन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी शहनाई वादन किया था। ठीक है ना? तो इसलिए कसाब की जरूरत नहीं है मुझे मेरे देश में, बिस्मिल्लाह खान जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मुसलमानों का ईमान ही हमारे हिंदुस्तान की शान है। तो इस आधार पर मैं वर्तमान को तो जैसा चल रहा है वैसे चलने ही देंगे, बट अतीत में जो घटनाएं हुई है उनको चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो इतिहास हम लोगों से छुपाया गया था वो इतिहास सब आप लोगों के सामने चंद लाइनों में पेश कर दिया जाए। जैसे एक छोटी सी बात है कि मेड़ता सिटी का नाम आप लोगों ने सुना है, मीराबाई का। जी मीराबाई चित्तौड़ की बहुरानी थी और मीराबाई के दो भतीजे थे, एक भतीजा था और एक भतीजे का लड़का था, जिनका नाम था जयमल सिंह जी और कल्याण सिंह जी। जी हाँ। चित्तौड़ के युद्ध के मैदान के अंदर इतना इन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया कि अकबर भी शर्मा गया। और उन दोनों के स्टेचू आज की तारीख में भी आगरा के किलों के फोर्ट के बाहर लगे हुए हैं। और उसने अकबर ने आईने अकबरी, जो हालांकि वो तो खुद अनपढ़ गवार था, अकबर तो वो खुद पढ़ना लिखना जानता नहीं था, तो उसने आईने अकबरी में लिखवाया है कि अगर जयमल सिंह और कल्याण सिंह जैसे सेनापति कमांडर इन चीफ मेरी आर्मी में होते तो मैं बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को जीत दुनिया को फतेह कर लेता। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्तों को घी और चोरों को इज्जत कभी हजम नहीं होती है। तो ये तो कल्याण सिंह जी और जयमल सिंह जी तो हीरे हैं, वो ना जो मतलब निकमों के फेवर में कभी जाएंगे नहीं। तो ये कहावत जो बनी है ना कि समथिंग कांट डाइजेस्ट इफ वी गिव बटर टू डॉग्स एंड गिव रेस्पेक्ट टू थीव्स, दे कांट डाइजेस्ट। तो कुत्तों को घी और चोरों को इज्जत, तो चोर कैसे हुए, यहाँ पर किसी और ने बुलाया, नाम किसी और ने ले लिया, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के लीडर ने लिया था, बुलाया था इब्राहिम लोदी के भाई ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, और सोचा कि ये आएगा लूट करके चला जाएगा, लेकिन आया यहीं पर स्थापित हो गया। बाबर वाज नॉट अ पुअर पर्सन। मैं ऐसा नहीं कहता वो सही आदमी था या खराब आदमी था, नहीं था, बट इसलिए अच्छा आदमी था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसने अपनी बुक बाबरनामा में क्लियर मेंशन किया है कि जब खातोली के युद्ध के अंदर जब मैं राणा सांगा के सामने खड़ा हुआ था तो मेरे खुद के इंडिकेटर लग रहे थे और मैं उसका रौद्र रूप देख करके मैं युद्ध के मैदान को छोड़कर के भाग गया था। जब बाबरनामा में ऐसा लिख दिया कि राणा संग्राम सिंह जी कौन थे, तो ऐसे निकम्मों की बात पर कौन यकीन करेगा सर? ये तो राजनीति है उनकी, और उनको कुछ जाति विशेष का वोट चाहिए, और वो बस जाति इसे विशेष यही के उनका वो लोग भी ऐसे हैं कि जिनको अपने असली पूर्वज, उनके असली बलिदान के बारे में पता नहीं है, इसलिए इन बातों पर वोट दे देते हैं। नहीं तो मैं तो ये जानता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी भी वोट ही नहीं करना चाहिए, जो लोग हमारे पूर्वजों को और उनके बलिदानों को भुलाकर और अपने राजनीतिक रोटी के लिए उनका एक तरीके से उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं या ऐसा करते हैं। लेकिन लोग हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। इन लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है कि जब भी अगर जी उनको एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम 6 महीने की टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा और बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी 24/7, तब इनको लखन आएंगे। वो तो एक एक नेता के साथ भी ऐसा हो जाए तो बाकी खुद ही सुधर जाएंगे कि भाई वो अब अपना ऐसा सुधर नहीं जाएंगे। है। बिल्कुल। हमारे तो राजस्थान में कहावत है, मार आगे भूत भागे। जब पिटाई जी होती है तो अच्छे से भूत भाग जाते हैं सर।
बिल्कुल। अभी आपसे बात करते हुए आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आपने जब अपनी पहली रचना लिखी, पहली कविता लिखी, उसके पीछे की क्या एक ताकत थी, क्या एक बात थी जिसकी वजह से आपने सबसे पहली बार शुरुआत किया? आपने बात करते हुए बताया है कि कुछ जीवन के कष्टकारी समय थे जिनको किसी ने बोला कि आप अगर इसको लिखेंगे तो आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन लिखने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग एक डायरी में लेते हैं और अपने जीवन का जो भी घटित होता है उस पूरे को लिखते जाते हैं। आपने एक पद्य रूप में, कविता के रूप में कैसे लिखने का एक मन बनाया और कैसे शुरुआत की? मैं वापस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा। पीड़ा नहीं थी, उत्सुकता थी। और था यूं कि मेरी जिंदगी की लाइफ की जो फर्स्ट पोइम थी, आप सुनकर के हंसेंगे, उस टाइम भी 4 लाइनें लिखी हुई थी और आज भी 4 लाइनें ही है। उससे आगे मेरे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं हुई है। वो मैं आपको भी सुनाऊंगा। बट मेरी लाइफ की जो मैं रियलिटी के साथ में जो फर्स्ट पोइम मानता हूँ, जिसको राजस्थान सरकार ने भी सम्मानित किया है, बेटी तुझे पढ़ना होगा। ये जी, एक्चुअल में बिल्कुल सर मैंने अगर लिखी आप थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी जो भतीजी है राधिका, लक्षिता नाम है उसका, मैंने उसको देख करके ही लिखी थी। और सी इज वेरी नॉटी, मीन से एक इतनी बेईमानी का पुलिंदा है कि स्कूल न जाने के बहाने ढूंढती रहती है, सिर्फ दिन भर मस्ती मजाक और खेलना कूदना। तो उसके लिए लिखा था, हमारे राजस्थान में कहते हैं कि बेटी को लाडो, लाडे जी, सर, भाई साहब, बिटिया। हाँ, और ज्यादा अगर उद्दंड बच्ची है, उद्दंड का मतलब होता है अगर उसके वाणी में अगर हुंकार है तो उसको छावा भी कहते हैं। और जो बॉलीवुड वालों ने ये मूवी बनाई है, बे लखनऊ ने, छावा मूवी नाम से, वो राजस्थान का ही सब लिया है। बट उन्होंने छावा को जिस तरह से लिखा गया है, उसका अर्थ होता है परछाई। और बाकी हम लोग जो छावा लिखते हैं उसका अर्थ होता है शेर या शेरनी का बेटा। तो इसका यूं था सर, मेरी प्यारी बेटी, मेरी राधिका, मेरी लाडो, मेरी लाडे सर, बेटी तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया लिखना होगा। बेटी तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया लिखना होगा। अंधकार से है एक लड़ाई, मात्र शिक्षा ही एक पढ़ाई। अंधकार से है एक लड़ाई, मात्र शिक्षा ही एक पढ़ाई। अपने आप को चमकाने, अपने आप को चमकाने, खुद को खुद ही से लड़ना होगा। मेरी प्यारी लाडो, बेटी तुझे बस पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया लिखना होगा। अगर अंधकार से है लड़ना तो खुद ही तुझे चमकना होगा। और आज के घोर कलयुग में, अब सारी बेटियों के लिए, आज के घोर कलयुग में तुझे शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान करना होगा। मेरी प्यारी लाडो, तुझे पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया लिखना होगा। आज के समय में तुझे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ही नहीं, तुझे शतरानी का भी रूप धरना होगा। मेरी प्यारी लाडो, मेरी बेटियों, मेरी बेटी, तुझे बस पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर इतिहास नया लिखना होगा। रचना ज़रूर पुरस्कृत होने योग्य थी और आपको पुरस्कार भी मिला राजस्थान सरकार से। उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अभी आप अपने वर्तमान समय में एक बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं और उसमें जो लोग हैं, उसमें आप एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, एक संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सनातन की ओर लौटें। ये जो कार्यक्रम है सनातन की ओर लौटें, आपको ऐसा क्यों लगा या फिर ऐसा क्यों लगता है कि जो धर्म, जो इतने लोगों के आक्रमण के बाद भी सुरक्षित रहा, लोग उसमें बने रहे, अब उसकी तरफ लौटने की बातें हो रही हैं और केवल आप ही नहीं, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं कि फिर से सनातन की ओर लौटे। उसका मूल उद्देश्य क्या है और उसको करने के पीछे आप लोगों का जो एक प्रायोजन है, उसका कारण क्या है? यदि आप समाज के सामने रखना चाहें तो। बिल्कुल सर। आज अगर देखा जाए, ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं सभी के लिए कहूंगा जो सनातनी है, हिंदू है, उनके लिए। और कहने से पहले उनसे एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, जी, क्या हम इतने निर्लज हो गए हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? क्या हमारा आत्मविश्वास इतना डोल नीचे बैठ चुका है कि हम अपने स्वयं की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते?
अगर ऐसा कर नहीं सकते तो धिक्कार है, आप अपना जीवन को जलती चिता में स्वाहा कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। जिस मान सम्मान के लिए आप जी रहे हो वो मान सम्मान आपसे नहीं, आपके संस्कारों से, आपकी संस्कृति से है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने सनातन की ओर लौटो का थीम स्टार्ट करवाया, बैक टू सनातन। ये इसलिए नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, बट मैं ऐसा जरूर कहता हूं कि जिस धर्म को मैं मानता हूं वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और मैं इतना निर्लज भी नहीं हूं कि कोई मेरे धर्म की ओर उंगली उठाएगा वो सहन की जाएगी। उसके लिए चार पंक्तियां आप सुनना इसको। ख्वाबे हाल जो देखा तो हलक से जान ले लेंगे, ख्वाबे हाल जो देखा तो हलक से जान ले लेंगे, एक नजर और देखा मंदिर को, एक नजर और देखा मंदिर को तो जीना दुश्वार कर देंगे। अलग लाइन मैंने थोड़ी सी चेंज की है, यू कैन अंडरस्टैंड। दिए जो हाल जख्म तूने, दिए जो हाल जख्म तूने हर बदला ले लेंगे, दिए जो हाल जख्म तूने हर बदला ले लेंगे। बांटा है जो तूने मेरे भारत को, बांटा है जो तूने मेरे भारत को वो पूरा का पूरा ले लेंगे। राणा सांगा को गद्दार कहे, राणा सांगा को जो गद्दार कहे सबक हम सिखा देंगे। फिर छेड़ा कश्मीर का राग, फिर छेड़ा अगर कश्मीर का राग तो साला लाहौर तक ले लेंगे। तो अब ये जब होगा, अगर किसी राष्ट्र के अंदर, किसी देश के अंदर 90% के आसपास अगर हिंदू रह रहे हैं तो आपको शर्म क्यों आ रही है हिंदू राष्ट्र कहने में? यह आपका मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य है। अगर आप अपने आप को ये नहीं कह सकते इसी देश में रह करके कि हाँ मैं सनातनी हूं, लोगों को शर्म आती है सनातनी कहने में, लोगों को होता है ये लोगों कहने में शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं। वो इतना कह देंगे या आई एम फ्रॉम हिंदू रिलीजन। व्हाट इज दिस? दिस को। इज ये नॉट द हकीकत परमानेंट है, कड़वी है। सॉल्यूशन की, this is not the permanent solution how to express your religion. If you can't express your religionity, your dignity, your respect, that means you can't survive in your life. तो ये एक विचार है, और जिसके साथ में बहुत ही अच्छे लोगों का साथ मिला है, और शुरुआत भी अच्छी लोगों से हुई थी। कहते हैं कि जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वो पांच होता है, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर होता है, पृथ्वी जो होती है पंचभूतों से मिलकर के बनी हुई होती है। और जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था 26 मार्च को शाम को 8:15 8:15 पर, तो नेशनल लेवल की जो 5 लिटरेचर से जुड़ी हुई संस्थाएं थी उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया था। और कल ही इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है, और 30 मार्च को दोपहर को 1:15 पर इसका थर्ड और फाइनल पार्ट हम लॉन्च करेंगे। बहुत सुंदर और एक अच्छी पहल है जिसमें आप लोग सनातन और उसके महत्व, उसके ओर लौटने का कारण और उसके ओर लौटने से क्या फायदे होंगे और क्या चीजें बदलेंगी उसको समझाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं और आप सम्मान के पात्र हैं कि आप ऐसी एक पहल कर रहे हैं। आप अपने इन प्रयासों से तो समाज में बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। आपको अपने कविताओं से, अपने लिखी गई कृतियों से समाज पर पड़ते हुए प्रभाव दिखते हैं, या फिर आप उस दिन के इंतजार में हैं कि जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनकर कोई किसी व्यक्ति के बारे में सोचेगा? ऐसे किसी दिन कोई कविवर केशव की कोई एक रचना, कोई एक कविता को पढ़कर अपने जीवन में, अपने समाज में बलिदाव और बलिदान के लिए तैयार होगा, उस दिन की प्रतीक्षा में, या फिर आपकी रचनाओं से लोगों नहीं, के बलिदान और बलिदान ये पल आ चुका चालू है होगा? सर मेरी जिंदगी में, ये पल आ चुका है मेरी जिंदगी में। ये पल यूं आया था अभी, लगभग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सप्ते या 10 दिन, मतलब एट द लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात थी। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम महिला पुलिस थाना। महिला पुलिस थाने से कॉल आया तो कहा कौन, मुकेश जी बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा जी हाँ सर। जी हाँ मैडम, क्या आप थाने आइए। अब पहली बार कॉल आता है यार कि महिला पुलिस थाने से कि थाने आइए, नेचुरल अपने ह्यूमन टेंडेंसी होती है पहले नेगेटिव सोचते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा कि सर आपने एक पोएम लिखी है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कोई आपत्ति हो तो मैं बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्षमा तो नहीं मांग सकता इस चीज के लिए, क्योंकि वो मेरे उस समय के विचार थे कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा लिखा आपने दहेज के ऊपर। वी नीड योर परमिशन टू पोस्ट दिस पोस्टर इन आवर पुलिस स्टेशन, कि हम अपने पुलिस थाने के अंदर, महिला पुलिस थाने के अंदर आपके नाम के साथ में इसका पोस्टर हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैम आपका तो अधिकार है, आप कोई पोइम लिखी इसलिए है कि आप सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ एक चेंजेस लेकर आ सके, उसमें मेरी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। सो मैं इस चीज को अपने लाइफ का एक ऐसा मोमेंट मानता हूँ
कि इसके सामने सारे के सारे अवार्ड, सारे के सारे एप्रिसिएशन फेल है मेरे लिए। और वो पोइम थी डॉरी के लिए कि बेटी का बाप होकर दहेज तू दे रहा या बेटी को तू बेच रहा। बेटे का बाप होकर बेटी को सॉरी बेटे को तू बेच रहा या बेटे का मांस तू खा रहा। एक कटक सवार किया गया था। बहुत ही और ज्यादा। इसमें ये था कि शिक्षा के ऊपर और समाज की जो विषम परिस्थितियां होती है उनके ऊपर पूरा का पूरा मैंने नोटिफाई किया था। और उन्होंने जो रेस्पेक्ट दिया उस रेस्पेक्ट के आधार पर मैंने भी राजस्थान पुलिस के ऊपर एक पोइम राइट डाउन की थी, और जो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सर्कुलेट भी हुई थी, उसके वीडियो भी वायरल हुए थे। तो देखते हैं आगे कहाँ से कहाँ तक चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत किसी ने कहा था कि हर घर में बैठे हैं राम। किसी ने कहा था हर घर में बैठे हैं राम, हर मन में बैठे हैं राम, कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम। लेकिन मुझे ये बताइए, कितने राम है जो मन से मानस तक हैं? क्या ये वही राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था? क्या ये वही राम है जिन्होंने प्रजा के एक व्यक्ति विशेष के कहने पर सीता का परित्याग किया था? क्या ये वही राम है जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को अग्नि परीक्षा देने के लिए उत्साहित किया था? मुझे बताइए, मैं किस राम को मानूं? हमने राम के चरित्र को नहीं, राम के नाम से मोहब्बत की है। राम के नाम से मोहब्बत मत कीजिए, राम के चरित्र से प्यार करना सीख लो, आपका जीवन वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सार्थक और एक भावपूर्ण बात कही आपने। चाहूंगा कि आपने वे चीजें बताई जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा लाभदायक थी, बहुत ज्यादा समाज में परिवर्तन लाना चाहती थी। आप रचनाएं लिखते हैं, आप पढ़ते भी होंगे। आपके साथ के लोगों में, आपके समय के इस समय के लोगों में कोई 4 से 5 कवियों के नाम यदि आप बताना चाहें, जो आपके साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ ही काव्य पाठ करें, या फिर ऐसे भी होंगे कि जो जिनसे आप मिले ना हो, या फिर जिनको आपने डिजिटली सुना हो, ऐसे कोई 4 से 5 कवि या कवियत्रियां जो आपके जीवन को या ये आपके साहित्यिक यात्रा में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं, और उनको सुनकर आपको लगता हो कि वाह, बहुत अच्छा लिखा, बहुत क्या लिख दिया। देखो, अगर मैं किसी को देख सकता हूं बट महसूस नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए कभी आदर्श नहीं हो सकता। देखने का मतलब होता है कि मेरी आंखों के सामने मेरे फेस टू फेस होकर के अगर वो काव्य पाठ नहीं कर रहा है तो मैं उसको महसूस नहीं कर सकता। जब जिस दिन का वो काव्य पाठ कर रहा था, अगर उसका कोई डिजिटल फॉर्मेशन वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है या रील आ रही है, तो वो उस समय की उसकी परिस्थिति थी, वो मेरी आज की परिस्थिति से कंडीशन से तो मैच नहीं खा रही है ना। तो मैं इसको जो सबसे पहले अपना आइडियल मानता हूँ, मेरी आइडल सिस्टर मीन्स सगी बहन तो नहीं है, जीजा है, मिसेज रेणु वर्मा मैम। उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जिन्होंने एक वाकई में एक माँ के तौर पर भी और एक बड़ी बहन के तौर पर भी हमेशा मेरा सहारा बनकर के खड़े रहे। जहां कहीं भी मैं अटकने लगा किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए, उन्होंने हमेशा मुझे एक सपोर्ट किया, एक सहारा दिया, और एक ऐसा मोमेंट पर मुझे लाकर के खड़ा किया जिसके बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता कि 6 महीने पहले, 7 महीने पहले राइटिंग स्टार्ट करने वाला लड़के का एक और नेशनल वाइड न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यू पब्लिश होगा, वो उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मुकेश, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम दैनिक भास्कर, क्या आपको एक कॉल आएगा, उनसे बात कर लेना। मैंने कहा किस मैटर पर आएगा? उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या बात होगी क्या नहीं होगी, बट आया। 6 मिनट और 48 सेकंड थे वो। मेरे जीवन के सबसे ऐसे समय था बॉस। 10 सेकंड तो उन्होंने, मैम ने सामने से अच्छे प्रेम से बात की, और 6 मिनट 38 सेकंड उन्होंने इस तरह से बात की, मुझे महसूस ही होने नहीं होने दिया कि मैं इंसान हूं या कवि हूं या टीचर हूं या क्या हूं। जो उन्होंने अपना प्रोफेशन था उसी अकॉर्डिंग बात की। और मॉर्निंग में उनका ही कॉल आता है मॉर्निंग में कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई सुबह तो 5:30 बजे सोते हैं। कि न्यूज़पेपर तेरे घर पर तो आता है, मुझे आता नहीं है दैनिक भास्कर, मुझे पता है, तुझे कटिंग भेज रही हूँ, देख ले एक बार। और उसके पेज नंबर 7 पर मेरा इंटरव्यू पब्लिश हो रखा था। तो इस चीज को, और सेकंड, मेरे एक फ्रेंड है हरियाणा से। पहले मैं एक्चुअल में प्रेम और यथार्थ के ऊपर, वैराग्य वियोग के ऊपर ज्यादा लिखता था, बट जैसे ही उस लड़के से मिला, एक मुझे महसूस हुआ या कि राजस्थान के बाहर का लड़का अगर वीर रस पर इतना अच्छा लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। उस लड़के का नाम है शायर नेम सिंह, हरियाणा के रहने वाले हैं, काफी अच्छे प्रतिभाशाली। हालांकि मुझसे एज में काफी छोटे हैं, लगभग 7 8 10 साल छोटे हैं वो,
बट फिर भी मैं उनको एक अच्छा फ्रेंड भी मानता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नया ट्रैक बताया कि यू कैन राइट ऑन दिस वे एंड यू आर द एलिजिबिलिटी टू चेंज द पुअर ग्लिम्सिस ऑफ आवर कंट्री, कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। अतीत के अंदर जो गंदगी उन लोगों ने फैला रखी थी, अपन उनको चेंज करने का काम कर सकते हैं। तो वही दोनों भाई अब साथ में लगे हुए हैं। तीसरा अगर मैं देखा जाए तो एक ऐसे पर्सन के बारे में, उनका नाम तो नहीं लूंगा, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन है, तीनों को ही नाम नहीं लूंगा, बट ये जब वीडियो उनके तक पहुंचेगा, ये मैसेज उन तक पहुंचेगा, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ। जिन्होंने, एक ने तो मुझे कहा था कि यू आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर फ्यूचर कुमार विश्वास ऑफ इंडिया। मैंने कहा क्यों बड़ी बात कर रहे हो, क्यों मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। बट वाकई में उनके एक स्टेटमेंट से काफी ज्यादा मुझे अंदर, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील हुई। सेकंड, एक ऐसे पर्सन ने जिनसे मैं कभी रूबरू नहीं हुआ था, लेकिन उनसे जब बात हुई तो पता चला कि तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ। तुम में मैं हूँ, मैं मुझ में तुम हो। तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ। तुम में मैं हूँ, मुझ में तुम हो। मेरे दर्द में तुम हो और तेरे दर्द में मैं हूँ। मेरे दिल की धड़कन में तुम हो, तेरे सांसों में मैं बसा हुआ हूँ। तो अब सोच सकते हैं कि वो किस तरह से एक आइडियोलॉजी मेरे माइंड में अभी सेट है। एक पर्सन ऐसा भी है जिसने ये सिखाया, मतलब बताने की कोशिश की, सिखाने का तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे सिखा रहा है, बट हाँ, मैं उनसे अगर सीख रहा हूँ तो ही या सी इज आल्सो माय टीचर, कि आप के अंदर एक ऐसी, पता नहीं, कोई गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या सरस्वती का आशीर्वाद कह सकते हैं, या आप टीचर हैं इसलिए इसका एक लक्षण हो सकता है, कि पहले आप में क्षमता थी कि जीवित इंसान को रोने के लिए मजबूर कर दो, इतना भावपूर्ण कर देते थे। और आज आपने वीरस के ऊपर जो लिखना स्टार्ट किया है कि मरे हुए इंसान के अंदर भी सांस फूंकने की आप में धीरे धीरे शक्ति आ रही है। तो ये, मैं उन तीनों का जो अननोन पर्सन में दुनिया के लिए, बट मेरे लिए वो वेल नोन पर्सन है, उन तीनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले अपने सिस्टर रेणुका जी का, सेकंड अपने ब्रदर सायर नैम सिंह, और तीन वो तीनों अदर पर्सन। बहुत अच्छा है। ये शक्ति होना बहुत बड़ी बात है कि हम जो हैं और जो होने जा रहे हैं उसमें जिन लोगों का योगदान है उनको हम गौरवान्वित महसूस कर सकें, उनका नाम मंच पर और अन्य जो माध्यम है उन पर ले सकें, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के कुछ उन लक्ष्यों के बारे में बतावें जो आज तक, अभी तक आपने हासिल ना किया हो और जिसे पाने की आपके अंदर बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं ये पाना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये करना चाहता हूँ, योजनाएं हों, उनके बारे में आप बताना चाहें। सर, मैंने स्टार्टिंग में भी बीच में ही कहा था कि जो अर्थ है या मानव शरीर जो होता है पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ होता है, वैसे 5 लक्ष्य हैं। पहला तो सिरोधार्य है, सनातन की ओर लौटो। दूसरा, मलिच रक्त से जो सिंचा गया इतिहास था उसको कविता के माध्यम से बदलना, काव्य के साथ माध्यम से। तीसरा, हर परिवार की हर बेटी को इतना सशक्त कर दो कि उसकी दहाड़ ऐसी हो, उसकी गर्जना ऐसी हो, उसकी वाणी ऐसी हो, उसका स्वर ऐसा हो, उसका उन्माद ऐसा हो कि उसके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति जो भी हो, उसकी पैंट गीली हो जाए और पता चल जाए कि किसी और से नहीं, शेरनी से टकरा रहा है। फोर्थ, वेल एजुकेशन। जितने भी मेंबर्स हैं, जहां तक मुझसे पॉसिबल होगा, फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ, लास्ट एंड फाइनल जो है, एक उस लेवल पर राइट डाउन राइटिंग स्टार्ट करना जहां किसी ने आज तक कभी सोचा ना हो। ट्राई चल रही है, और जिसका मैंने अभी कहा था कि मेरे जीवन की जो सबसे पहली पोइम थी वो आज तक भी अधूरी है। और आपने अब वो मुद्दा अगर छेड़ा है तो शुरुआत भी करूंगा, और आज की रात में या 2 रातों के अंदर उसको जा करके भी उसको पूरा जरूर करूंगा। उसका शुरुआत यह है, मेरा कुछ मेरा न रहा, मेरा कुछ मेरा ना रहा, जिसे चाहा वो चाह मेरी ना रही, जिसे जिंदगी माना वो जिंदगी मेरी ना रही, और जिसे अपना माना वो अपनापन मेरा न रहा। जिन रिश्तों को संजोते रहे वो रिश्ते मेरे ना रहे, मेरा कुछ मेरा न रहा। पता नहीं क्या मेरा रहा और क्या तेरा रहा, फिर भी उसी उधेड़ बुन में रहा कि मेरा कुछ मेरा न रहा। अभी तक ये लास्ट लाइन है, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाया। बहुत ही ज़्यादा एक मार्मिक और भाव से भरपूर था जिसमें आपने ऐसा बोला, लेकिन मैं उन पहलुओं को जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। आप
अब तक के अपने जीवन में, अपने इस जीवन काल में आपकी रुचियां क्या हैं? आप ऐसे मेरा कार्य ये जो आपको मुझे तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो एक रहता है कि रेस्पेक्ट, मान सम्मान, वो सिखाना जरूरी है। और मान सम्मान सिखाना और मान सम्मान स्वीकार करना, इसके लिए ज्यादा जरूरी है मर्यादा में रहना सीखना। और मर्यादा में रहना सिखाने की आपके अंदर हुनर होना, कि कोई आपके सामने कोई मर्यादा पार ना कर ले। और जब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ये मान के चलिए कि मेरी एक लाइन है, ये हर किसी की लाइफ में सेट होगी। कैसे सहूं मैं वेदना, ये बेटी के ऊपर होती है, इसको मैं ज्यादा चेंज करना चाहता हूँ। कैसे सहूं मैं वेदना, नहीं चाहिए कोई संवेदना। कैसे सहूं मैं वेदना, नहीं चाहिए कोई संवेदना। जहां जहां जिधर जिधर में जाती, जहां जहां जिधर जिधर में जाती, एक गिद्ध नजर मुझ पर आती। इसी को ही चेंज करना हम लोग चाहते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट भारत में लागू है उसमें बदलाव होना चाहिए। और जो रेप केसेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ जानी चाहिए गर्ल्स के अंदर और उनके फैमिली मेंबर्स के अंदर, कि वो कोई भी केस छुपाई नहीं, वो समाज के सामने लेकर के आए। और समाज को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा कि अगर ऐसे केस आ रहे हैं तो उस केस को पता होने के बाद में पहले उस बच्चे की, उसके परिवार की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड किया जाए। सेकंड, जो भी विक्टिम से, जो भी आरोपी हैं, उनको इंस्टेंटली पनिश किया जाए। अच्छा, आपने अभी जो केस की बात की उसमें आपने बात किया इंस्टेंटली पनिश किया जाए। एक केस मुझे याद आता है, हैदराबाद में एक इंसिडेंट हुआ डॉक्टर, जिसमें एक डॉक्टर बिटिया का स्कूटी एक टोल प्लाजा से लोगों ने उठाकर अलग छुपाया। वो लड़की उसको ढूंढते हुए, वो नर्स जो थी वो गई और उसके साथ में दरिंदगी की लोगों ने। पुलिस के ऊपर प्रेशर था, समाज का दबाव था और पुलिस ने उन चारों को उठाया, उसी स्थान पर फिर से लेकर गई और उनका इनकाउंटर किया। इंस्टेंट जस्टिस है, उनका उनको मार दिया। आप मार इसको नहीं किस दिया, तरीके मार नहीं दिया, उनको मार नहीं दिया। आप अपने शब्दों को चेंज कीजिए सर। मार नहीं दिया। पहली बात, पहली बार भारत के इतिहास में भारतीय पुलिस व्यवस्था ने एक लड़की के मान सम्मान को बचाने के लिए प्रतिशोध लिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कानून की गिरफ्त में है और वहां से अगर भागने की कोशिश करेगा तो कानून को भी अपने हाथ दिखाने पड़ेंगे। और नहीं, ये उसके तो लिए साम दाम दंड भेद चारों नीति अप्लाई है सर। आप उनको मारना नहीं कह सकते, एनकाउंटर नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि अगर वो भाग जाते तो जितने पुलिस ऑफिसर्स थे वो बेचारे सस्पेंड हो जाते। तो उनको भी तो अपना ये करियर तो बचाना था। ये तो देखिए, मैं भी बहुत खुश हुआ था उस घटना को सुनकर। और ये जो मानव समाज है, इन सबके मन में एक ग्रे शेड है जो ये चाहता कि अरे ये आदमी है जो ये गलत किया है, और ये तो बहुत ही एक घिनौना अपराध है और इसमें जिसने किया उसको तो तुरंत दंड मिलना चाहिए, इसको तो मार ही देना चाहिए। लेकिन ये जो कल्चर है जिसमें हम एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि मार देना है, तुरंत खत्म कर देना है, इसमें क्या हम इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने ये अपराध किया और किसी दिन पुलिस के ऊपर, जैसे उस समय प्रेशर था कि पुलिस अपने कार्य में सफल नहीं हुई है। हाईवेज और टोल पर तो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, पुलिस की गाड़ियां गश्त लगाती रहती हैं और उनके नाक के नीचे ये कुकृत्य हुआ, उसको बचा नहीं सकी तो उसको दबाने के लिए उन्होंने इनकाउंटर किया। किसी दिन ऐसा होगा जब हम लोग या आप जो सज्जन हैं, जो लोग किसी रास्ते से गुजर रहे होंगे, पुलिस को वो सच्चा अपराधी नहीं मिलेगा और वो उस घटना को बताने के लिए, उसको दबाने के लिए किसी को भी पकड़ेगी और इनकाउंटर कर देगी। उस समय इन कुकृत्यों पर पर्दा कैसे उठेगा और सही अपराधी तो मौज काटेगा, घूमेगा। तो ये जो जस्टिस का तरीका है, क्योंकि पुलिस का कार्य जो है वो, मैं बिल्कुल मानता हूं अगर अपराध सिद्ध हो जाए, लेकिन ना मुझे पता है ना आपको पता है कि अपराधी वही थे। हमको 100% मानना है और बिल्कुल ये सही है कि वही थे। लेकिन यदि उन चारों में से कोई एक व्यक्ति, मैं पकड़ा गया और मैंने सोचा कि रुक जाओ इसी में निकाल लेते हैं, और मैंने केशव जी का नाम ले लिया, घटना मैंने की है, अपराध मैंने किया है और मैंने आपका नाम ले लिया, और चूंकि कोर्ट में ट्रायल होता, सारी चीजें सामने आती,
तो आप अपने बेगुनाही का सबूत दिखा सकते थे कि जी मैं इस दिन यहाँ पे था, और वहां पर ले जाया गया। जो आप भी बोल रहे हैं वो आपके जो दर्द की वजह से आपके जो मूछ के नीचे की मुस्कान है वो ये बता रही है कि इनकाउंटर नहीं बोलना है। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि प्रतिशोध लिया और उनको मार ही देना चाहिए था, लेकिन वो सबको पता है कि वो बंधे हुए लोग भागेंगे कैसे और क्या हुआ होगा, वो सबको पता है। वो एक शेर है ना कि सबको मालूम है की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गाल अच्छा है। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है। लेकिन अगर हम ये इंस्टेंट जस्टिस जो है ये हमेशा ये करता है ना कि एक नए तरीके को बढ़ावा देता है जिसमें कभी भी सच्चाई तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसको किस तरीके से, क्योंकि हम अगर अपना कार्य करें मतलब हम एक सामाजिक रूप में एक पिता के रूप में अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दें, एक पिता के रूप में अपने बेटी को अच्छे से शिक्षा दें, एक भाई होने के नाते अपने भाइयों को शिक्षा दें कि हमें किसी लड़की के साथ में अगर वो कहीं फंस गई है तो उसकी मदद करनी है, ना कि उसका कोई फायदा उठाना है। ये जरूरी है। एक पुलिस के रूप में हमें ये देखना है कि हम कैसे लोगों को सुरक्षित रख सकें। आजकल मैं देखता हूँ गश्त लगाती हुई गाड़ियों में, पुलिस वाले भाई बुरा न मत माने, गश्त लगाती हुई गाड़ियों में व्हाट्सएप खोलकर रील देख रहे हैं। पेट्रोल जो गश्त के लिए मिलता है उसको बेच के खा जाते हैं। तो वो अगर अपना कार्य सही से करें, ये घटनाएं ही ना हो, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। पुलिस वालों के सामने ही कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं, वे अपने किम कर्तव्य मूर्ता में वो सोच ही नहीं पाते कि अगर वो उनके हाथ रिवाल्वर तक नहीं पहुंचते हैं। और जब बाद में बहादुरी दिखाने का मतलब वो आता है, वो उठा देते हैं और बंदूक उठा के और जो पकड़े हुए लोग हैं उनको इनकाउंटर कर देते हैं। इस पर मैं आपके विचार जानने का प्रयास कर रहा था। तो ग्रे सेट जो हम लोगों के बीच में, वो तो ये चाहता ही है कोई भी अपराधी हो पकड़ा जाए, आतंकवादी पकड़ा जाए, सीधे उसको फांसी जाए, कोई केस नहीं। लेकिन देखो जिन सर, इसमें लड़कियों इसमें इसका इसका मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। जी इसका मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। क्या होता है कि समाज जो बनता है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता है, एक व्यक्ति का जो ग्रुप होगा उससे बनेगा। अरस्तु ने कहा भी है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब वो क्यों कहा है, इसके लिए थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं, उसके बाद में 1947 के बाद का वाक्य मैं लेकर आऊंगा। और शुरुआत के अंदर मैंने कहा भी था कि राजस्थान का साहित्य एक ऐसा इतिहास साहित्य रहा है जहां नारियों का हमेशा वर्णन किया गया है अच्छे लेवल पे। और उस प्रकार की नारी अगर आज के समय में आ जाए तो सारा का सारा समाज ही चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? अलाउद्दीन खिलजी नाम का कोई एक लोकल राजा था, दिल्ली के ऊपर बैठा था मूर्खों की तरह। उसने जालोर के ऊपर अटैक किया। जालोर के राजा थे कानड़ देव और विरम देव। बहुत इतने ज्यादा सूरवीर थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने विरम देव जी को बुलावा भेजा कि आप हमारे दरबार में आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, गए। और विरम देव जी उस समय इतने ज्यादा हैंडसम थे, इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि उनकी बॉडी पर एक रोही भी नहीं थी, बाल भी नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि तुम लड़के हो, कि तुम नारी हो या नर हो, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो विरम देव ने एक भरी सभा में कह दिया अलाउद्दीन को कि तेरी हर बात का मैं प्रत्युत्तर दूंगा। वो हाजिर जवाबी भी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में क्या था कि जब मैं धरती पर आ रहा था और तुम भी जब धरती पर आ रहे थे तो भगवान बुद्धि बांटने का काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? बुद्धि बांटने का काम कर रहे थे। तो मेरी गलती ये थी कि जब बुद्धि बंट रही थी ना, तो मैं उसी दुकान पर 2 बार चला गया। पहली बार बुद्धि ले ली, वापस आया, दूसरी बार और चला गया। कि कैसे कि कैसे ऐसे हुआ कि जाना तो था तुझे अलाउद्दीन खिलजी बुद्धि की दुकान पर, लेकिन पास में क्या थी? नाई की दुकान थी जहां पर बाल लगाए जा रहे थे शरीर पे। और तूने गधे ने क्या किया? एक उसी दुकान पर 2 बार चक्कर काट लिए, इसलिए तेरा शरीर क्या हो गया? भालू जैसा हो गया है, बंदर जैसा हो गया है। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी विचित्र सी लगी। वो जैसे ही विरम देव जी जाने लगे वहां से, तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा। उसने पहली बार देखा और देखते ही बोल दिया, यार आई वुड लाइक टू मैरी विथ विरम देव। दुनिया में सारे शौक एक तरफ और मेरा प्यार एक तरफ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अरे छोरी क्या करेगी, तेरा बाप दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बैठा, तो एक छोटे से राज्य की
मतलब राजकुमार से शादी करेगी? कि नहीं नहीं बाबू, अबू जान, प्यार मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत मैंने की है, जिंदगी भर निभाऊंगी। बट विरमदेव ने मना कर दिया। विरमदेव जी ने जवाब दिया कि कुल लागे भाटियां, सॉरी, नानो सॉरी, मामो लागे भाटियां कुल लागे चौहान, मामो लागे भाटियान कुल लागे चौहान, कि मैं कि मैं पन्नीज को तुरकड़ी, तुरकड़ी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, कि मैं पन्नीज गयो तुरकड़ी उल्टो उगे भान। उल्ट भान, भान का मतलब होता सूर्य, कि सूर्य का पश्चिम से उदय होना मंजूर है, वो निश्चित हो सकता है, लेकिन विरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर ली, ये कभी संभव नहीं है। तेरे बाप को बोल दे विवाह का न्योता कैंसिल है, युद्ध का न्योता मैं दे रहा हूं, आकर के लड़ ले मेरे सामने। तो यहाँ जालोर के अंदर देख, अभी आपने जैसे मान सिंह का नाम लिया था पहले, आमेर वाले, उसी तरह से जालोर में भी एक बिका, बिका करके एक था, कोई सैनिक था, जिसने किले के अंदर एंटर होने का रास्ता बता दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अच्छे खासे धन दौलत देकर के भेज दिया। उस टाइम क्या था कि वो जो बिका था, अच्छा खासा सेट होकर के घर पहुंचा रात को 8 PM लेकर के, बढ़िया विस्की और कॉकटेल करके। तो उसकी वाइफ ने कहा, इसकी वाइफ का नाम था हीरा कंवर, जिसको हीरा देवी कहते हैं। उन्होंने कहा कि यार तेरे तो एक साधारण सा सैनिक है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो उसने कहा कि नहीं नहीं तू छोड़ दे, अब दारू के नशे, शराब के नशे में उसने सब कुछ बोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी बता दी। तब उसकी वाइफ का सिर चकरा, और उसने, जैसे उसका हस्बैंड सोया हुआ था, उसने अपने पति के छाती पर पैर रखा और तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी, और अपनी सहेलियों को यह बोला कि मेरा पति कहीं गया नहीं है, रणभूमि में गया है, हो सकता है वो वीर गति को प्राप्त हो गया, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। और उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अपने घर के पीछे ही खड्डा करके उसको जिन दफन कर दिया था। अब ये यहाँ पर है, जब आज के परिदृश्य में मैं अगर रिश्वत का पैसा लेकर के घर जा रहा हूं, आप अगर रिश्वत का पैसा लेकर के घर जा रहे हो, अगर आपकी धर्मपत्नी, अगर चाकू तो बहुत दूर की बात है, बेलन लेकर के अगर आपके और मेरे पीछे पड़ जाए, तो अपन रिश्वत का पैसा लेना छोड़ देंगे। जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं होना है, हर किसी को सेंसिबल और रिलायबल होना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने अपने माँ बाप की नहीं निभा पाते हैं, तो समाज के लिए क्या निभाएंगे? तीसरी बात, अगर आप मर्यादा में रह सकते हैं तब तो आगे अपन उसमें चल सकते हैं। बट अपने यहाँ पर क्या होता है, अपने बच्चे और पड़ोसी की पत्नी बड़ी सुंदर लगती है, ये फिक्स है, चाहे मेरा नेचर हो या किसी और का नेचर हो, अपने बच्चे और पड़ोसी की बीवी हमेशा सुंदर लगती है। दूसरों की बहन बेटियों को अपन छेड़ना पसंद करते हैं, बट जब अपनी बहन बेटियों पर बात आती है तो आंखें खून से लाल हो जाती है। जब ये चीज अगर हम बदलेंगे, और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि हीरादेव कंवर भाई साहब का जो उदाहरण है वो हम सभी को सामने लाना चाहिए। और आज भारत की ऐसी विडंबना है कि हीरादेव कंवर और बीका का जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में उनका कहीं नाम तक नहीं लिखा गया। और मैं धन्य देता हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिन्होंने 2 साल पहले RS के एग्जाम में हीरादेव कंवर के नाम पर इन्होंने एक ट्यूशन जनरेट किया था। तब कहीं जाकर के कोचिंग क्लासेस के अंदर उन हीरादेव बाईसा के बारे में पढ़ाया जाने लगा। और जब ये चीज होने लग जाएगी कि अगर मैं अपने गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा घर लेकर के आ रहा हूं, मुझे मेरे ही परिवार वाले जान से मारने के लिए पीछे दौड़ेंगे, तो मैं मान के चलिए कि मैं गलती एक बार कर लूंगा, दूसरी बार नहीं करूंगा। नादान को समझाना आसान है, इंसान को समझाना आसान है, शैतानियत जब सर पे सवार हो जाए तो उसका डर अलग करना ही सबसे बड़ा समाधान है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। इस पर ही मैंने एक मुक्तक लिखा था आज के लगभग 3 साल पहले, जब बलात्कार की घटनाएं कई सारी लगातार हो रही थी। आप सुन चुके हैं पहले भी, लेकिन ये चूंकि वो समय आया जिस पर मुझे वो उसमें था कि सगे कुकर्मी भाई को भी जब कोई बहना त्यागेगी, सूनी होगी कलाई सज में राखी कभी न बांधेगी, और जब घर के बेटों की निगाहें घर में ही परखी जाएंगी, भारत माँ की हर एक बेटी सदा सुरक्षित आएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। घर में रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है सर कि जो आपकी जो पॉइंट थी, आपने सही मायने में एक तरह से बात वो की वो ला करके रख दी, मर्यादा में कैसे रहा जाए। वो तो वही बात आ जाती है, लोग कहते थे चरखे ने आजादी दिलाई थी,
चरखे ने कहा आजादी दिलाई थी, माओ ने अपनी कोख के दूध को उजाड़ा था, मेहंदी भरे हाथों ने अपने मांगों को उजाड़ा था, मेरे देश के युवा जो फांसी के फंदों पर लटके थे और इन कंधों ने डोली की जगह अर्थियां जो उठाई थी, तब वो आजादी हमें मिली थी। तो यही सिद्धांत अब यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। और जो देखो, मर्यादा में कैसे रहना सीखें। आज सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे एज में काफी छोटे हैं। जी आई एम बिल्कुल। 35। ठीक है, क्या आपने कभी मेरे मुंह से सुरेंद्र वर्ड भी सुना आपने? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अपना दिन में कम से कम 2 से 3 बार होता है ना। कभी भी बिल्कुल आपने बिल्कुल। सुरेंद्र वर्ड भी नहीं सुना है। यानी मुझे अगर मेरी मर्यादा का एहसास है, सुरेंद्र जी को उनकी मर्यादा का एहसास है। क्या जी ये मर्यादा सिंगल जेंडर के लिए हो रही है, जेंट्स टू जेंट्स? क्या ये मर्यादा एक जेंट्स की एक लेडी के प्रति नहीं हो सकती? होना ही चाहिए। अगर वो हो जाता है तो मान के चलिए कि जो रेप वाली इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल भी आ जाएगा। अभी आपने चरखे की बात की। एक प्रश्न मेरे मन में आता है, और मैं गांधी को पढ़ने के पहले जब भी के कोई बात मेरे मन में आती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस तरीके का मतलब खुद को बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरे विचार में ऐसा रहता है कि कभी भी अगर मैं कविवर केशव जी को कुछ बोल रहा हूँ या उनके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, तो केवल अपने मन की धारणाओं को उनके ऊपर ना थोप कर उनके बारे में जानने का प्रयास करूँ। मैं ये जानूं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या झेल चुके हैं, उन्होंने क्या किया है, फिर मैं उनके बारे में अपनी धारणा बनाऊं। बिल्कुल। तो जब मेरा एक तरीके से बचपना था, जब मैं बढ़ रहा था, जब मेरी सोच विकसित हो रही थी, उस समय तक मेरे मन में गांधी जी को लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके से ये था कि भाई चरखे से थोड़ी आजादी मिलती है। और जिस व्यक्ति ने हर जगह पर केवल एक व्यक्ति को अपने मान को ऊपर रखा, उसको लेकर बहुत नकारात्मकता थी। गांधी जी को लेकर मेरे विचार कुछ बदले, और अभी भी कुछ विचार वैसे के वैसे हैं उनको लेकर। मैं चाहता हूँ, चूंकि ये आज वार्ता करने का समय आपसे है, तो आपके नजर में गांधी का आजादी में क्या महत्व है, और गांधी जी का योगदान क्या है? आप उनको बिल्कुल शून्य मानते हैं, या फिर कुछ तो किया उन्होंने? ये शून्य छोटा शून्य नहीं, बहुत बड़ा शून्य है सर। क्या होता है कि जब व्यक्ति विशेष के केंद्र पर आधारित कोई राष्ट्र का निर्माण करना चाहे, वो पॉसिबल नहीं है। इस नहीं, मैं व्यक्ति की उसके बिल्कुल पहचान, साथ। बात सुनिए सर, इस व्यक्ति की पहचान मातृभूमि से है। किसी भी इंसान को जन्म देने का अधिकार उस एक लेडीज के अंदर होता है, महिला के अंदर होता है, नारी के अंदर होता है, मातृ शक्ति में होता है। इसलिए हम भारत अपनी देश भूमि को मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। एक देश की माँ जरूर हो सकती है, लेकिन एक देश का बाप कोई नहीं हो सकता। नहीं, ये तो लोगों का है। मैं उसके बात लिए। सर, मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ सर। जी अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ और टीचिंग छोड़ करके कोई दूसरा बिजनेस करने लग जाऊं अपने फैमिली को चलाने के लिए, इसका मतलब क्या है कि मैं टीचर बनने लायक नहीं था? होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, माननीय श्री श्री 1008, श्री श्री 1008 मोहनदास करमचंद जी गांधी साहब, जो पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को जिन्होंने जन्म लिया था, 1893 के अंदर जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की प्रैक्टिस करने, तो क्या उनकी वकालत इतनी पॉलिश नहीं थी कि इन्होंने 21 साल वहां निकाल दिए? 21 साल वहां ऐसा क्या कर्म कर दिया कि उनके नाम के पीछे कर्मचंद जुड़ गया? और ऐसा क्या कर्म कर दिया जहां से उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया? ऐसा क्या कर्म हो गया कि भारत आने के बाद में अपने वकालत को भूल गए? ऐसा क्या कर्म हो गया कि जलियांवाला बाग के बाद इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी जुबान तक नहीं खोली? ऐसा क्या कर्म हो गया कि चंपारण किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने किसानों के लिए 3 कट्टे आंदोलन उन्होंने शुरू करवा दिया? ऐसा क्या कर्म हुआ कि असहयोग आंदोलन को उन्होंने बीच में छोड़ दिया? ऐसा क्या आंदोलन हुआ जब उन्होंने पहले से विचारधारा बना रखी थी गरम दल और नरम दल? एक गरम दल की वजह से चोरी चोरा की जो घटना हुई, उन्होंने एक आंदोलन को निरस्त कर दिया। ऐसा क्या कर्म हुआ जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी की सजा के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से उन्होंने कोई भी उन्होंने बात नहीं की? ऐसा क्या कर्म हुआ कि पूना पैक्ट के अंदर और गोलमेज सम्मेलन के अंदर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनको कहा था कि भारत को जातिगत व्यवस्था में बांधना बंद कीजिए, भारत एक सिंपल एक ही समाज के तौर पर रहना चाहिए, वो होना चाहिए हिंदू। तो अगर अगर आप हिंदू को जातियों में विभाजित कर रहे हैं तो दूसरे और भी तो धर्म है, उनको तो जातियों में डिवाइड क्यों नहीं किया आपने?
ऐसा क्या कर्म कर दिया उन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस को छोड़कर के फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी थी? ऐसा क्या कर्म कर दिया था कि उन्होंने 1942 के अंदर एक आंदोलन लॉन्च किया था, इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1947 तक वो लॉर्ड माउंटबेटन की, मैं एक वर्ड वो मैं लेना नहीं चाहता, लॉर्ड माउंटबेटन की, समझ गया मैं आगे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। नहीं ये सब चीजें हैं, बहुत हाँ, सारी चीजें। बात यहाँ पर नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। बात यह है सर कि 1916 से पहले जब लाला लाजपत राय साहब को गोली मार दी गई थी, और गोली मारने से पहले जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हम आज भी कहते हैं जिन्ना कसूरवार है, जिसने अलग देश की मांग की, लेकिन कसूरवार और कोई नहीं है क्या? लाला लाजपत राय को बचाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ही वो ऐसा व्यक्ति था जिसने 14 वकीलों की फौज लेकर के अदालत में खड़ा हुआ था। कांग्रेस की तरफ से कितने वकील गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में ऐसा भी नहीं था। जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई दुराचार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के अपना आक्रोश दिखाएगा। और दूसरी बात कि हमारे भारत और सनातन संस्कृति को हम लोगों ने 4 वर्णों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, पता है? जब सतयुग चल रहा था तो वर्ण व्यवस्था थी नहीं, सतयुग चल रहा था तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी। त्रेता युग आया तो 4 वर्ण बन गए, यानी समाज के 4 हिस्से हो गए। जब द्वापर युग आया, एक ही गांव के अंदर चारों लोग एक साथ में रहने लग गए, चारों समाज, चारों वर्ण एक साथ में रहने लग गए। और जब घोर कलयुग आया तो और ज्यादा संकुचित मानसिकता होने लग गई, और ये पता चलने लगा हर घर में चारों वर्ण समाहित है, हर घर में चारों वर्ण सम्मानित हैं। पूछो कैसे? ब्राह्मण, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो बहुत ज्यादा पूजा पूजा पाठ करता है? जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? वो ब्राह्मण है। आपके घर में ऐसा भी कोई बच्चा होगा या कोई मेंबर होगा जो बहुत ज्यादा लड़ी झगड़े करता है, जो कभी किसी की बात को सहन नहीं कर सकता, यानी वो क्षत्रिय है, राजपूत है, क्षत्रिय हुआ उसका लक्षण। तीसरा वैश्य, यानी कि बनिया, वणिक, व्यापारी। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष जरूर होगा आपके परिवार में जो हमेशा लाभ और हानि के बारे में सोचता हो, जरूर मिलेगा आपको। आप चाहे अभी अभी यस करें या नो करें वो एक अलग बात है। फोर्थ है शूद्र, ऐसा कोई परिवार में मेंबर जरूर होगा जो कोल्लू के बैल की तरह उसको सिर्फ रगड़ा जाता है, काम करवाया जाता है, जो काम का ना काज का, जो ढाईमन अनाज का जिसको बोला जाता है। जब ये चीजें अगर हम लोग चेंज करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो मान के चलिए लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि चरखा बेस्ट था या फांसी के फंदे बेस्ट थे। बेस्ट तो वो थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते मातृभूमि के चरणों को अपने रक्त से अभिषेक किया था। महान तो वो थे, फिर भी कहते हैं महान कोई और थे। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मैं एक आज नई पहल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से इस इतिहास को और इस अपने विचारों को रखा, तो मैं चाहूंगा कि आज एक ऐसी पहल की जाए। 2 महापुरुषों को के नाम लूंगा आजादी के, और उनको लास्ट तक ले जाऊंगा, और देखता हूं कि आप सबसे अंत में किसको चुनते हैं। आपके नजर में सबसे बड़ा जो आजादी का पुरोधा था वो कौन था? इन दोनों में से किसी एक का नाम चुनना है आपको। मैं नाम लेता जाऊंगा, आप उनमें से किसी एक को चुनते जाएंगे। अशफाक उल्ला खान या फिर बेगम हजरत महल? अशफाक उल्ला खान। चित्तरंजन दास या अशफाक उल्ला खान? अशफाक उल्ला खान। महामना मदन मोहन मालवीय या अशफाक उल्ला खान? महामना मदन मोहन मालवीय जी। अगला नाम है खुदीराम बोस या महामना मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय जी। मंगल पांडे या महामना मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय। राम प्रसाद बिस्मिल या महामना मदन मोहन मालवीय? महामना मदन मोहन मालवीय। रानी लक्ष्मीबाई या महामना मदन मोहन मालवीय? रानी लक्ष्मीबाई। सुचेता कृपलानी या महारानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई। अब मैं आपको लाता हूं उन कठिन सवालों की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महारानी लक्ष्मीबाई? तो मैं रानी लक्ष्मीबाई के साथ जाऊंगा। तो रानी लक्ष्मीबाई या फिर महात्मा गांधी? रानी लक्ष्मीबाई, नमन है उनको। रानी लक्ष्मीबाई या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल या चंद्रशेखर आजाद? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल या विनायक दामोदर सावरकर? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। चलिए, आपने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपनी जो एक विचारधारा है, जो अपनी एक सोचने की शक्ति है, अपने जो एक
तरीका है उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। अब मैं चाहूंगा कि इन इतिहास में से साहित्य से इतिहास और साहित्य दोनों को संयुक्त करके आने वाली पीढ़ी को इसी का एक आदर्श बनाने का आपको उदाहरण देना हो, आपसे कोई आपका शिष्य ये पूछे कि सर मैं किसी को अपना आदर्श बनाना चाहता हूँ, आप किसका नाम देंगे? आदर्श बनाओ तो ऐसा बनाओ। अगर आदर्श बनाने की बात होगी तो मैं उस बच्चे के सामने दो तरह की कंडीशन रखूंगा। आधुनिक भारत के अंदर जो टाइम स्टार्ट होता है 1757 से लेकर के अभी तक चल रहा है, 1757 से, सॉरी 1707 से लेकर के अभी तक चल रहा है। तो एक होगा 1947 से पहले का और एक होता है 1947 के बाद का। जब 1947 से पहले की मैं बात करूंगा तो सुभाष चंद्र बोस को मैं आइडियल बनाने के लिए बात करूंगा उस बच्चे को। अब जब 1947 के बाद की अगर बात आएगी तो एक ही 1% रहेगा, वो रहेंगे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई जीवन का एक ऐसा घटनाक्रम जिसको आप अपने इस आदर्श पुरुष के रूप में लोगों को बताते समय वो घटना का जिक्र करना चाहेंगे? वो घटनाएं हैं सर उनकी। 1931 के अंदर एक बारदोली किसान आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर, और हालांकि सरदार नाम उनको एक टाइटल दिया हुआ है, एक उपाधि दी हुई है। बारदोली किसान आंदोलन मीन्स एक बिना कोई पथराव के एक नॉर्मल सी, जो कहते हैं ना कि समझबूझ से क्लियर कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था। और गुजरात वालों के सामने काफी एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया था कि बिना लाठी हाथ में लिए, बिना अहिंसा का रूप लिए आप कोई भी आंदोलन जीत सकते हैं। तो वहां की महिलाओं ने उनको एक टाइटल दिया था सरदार। और अपन सरदार बोल देते हैं पंजाबियों को, बट ये नहीं पता होता है सरदार होता क्या है। सर तो होता है ये, दार होता है धारणा। जब आप अपने सर पर किसी बात को, यानी कि जो धर्म के संबंध में है, जो राष्ट्र के संबंध में है, जो समाज के संबंध में है, उस बात को धारणा धारण कर लेते हैं, तब आप क्या कहलाने लग जाते हैं? सरदार। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसीलिए अपने पंजाबियों को क्या कहना स्टार्ट कर दिया था? सिखों को सरदार कहना स्टार्ट किया था। दूसरी बात थी 1947 को जब देश आजाद हुआ था। देश आजाद तो क्या मतलब, देश के टुकड़े हुए थे। लोग कहते हैं देश आजाद हुआ था, वो आजाद नहीं हुआ था, देश का उल्टा विघटन हुआ था। भारत को खंड खंड विखंडित कर दिया गया था। तो उस समय भारत अलग अलग 529 छोटी बड़ी रियासतों में डिवाइड था, सॉरी 532 रियासतों में डिवाइडेड था। कुछ रियासतें तो भारत के रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फेवर में आ गई। हालांकि उस टाइम भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना नहीं था, सिर्फ भारत एक भारत ही था, आ गई। लेकिन कुछ ऐसी थी, जैसे पश्चिमी राजस्थान हमारा, जोधपुर भी कहीं और जाने वाला था, लेकिन सरदार पटेल साहब के प्रयासों से आज जोधपुर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनकर के आपके सामने है। जो कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के पास में जाने वाला था, और जो धारा 370 नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाई है, उसका पुरजोर विरोध उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भी किया था कि आप एक देश एक संविधान के अंदर इस तरह से, एक ही देश के अंदर दो विधान, दो ध्वज का परिधान मत लेकर आइए। ये काफी बहुत बड़ा कष्टकारी होगा, घातक होगा। खैर वो एक इतिहास की विडंबना थी, किसी के हाथ में बागडोर थी, उसने अपनी कलम चला दी। बट आज जो कलम की बागडोर है सही हाथों में भी गई है, और भारत के लोगों में भी थोड़ी बहुत उन्होंने अपने स्व विवेक से काम लिया है कि देश को विकसित बनाने की ओर उन्होंने आगे कदम बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया कि अब आगे हमें सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। तो सरदार पटेल साहब की मुझे दो सबसे बड़ी चीज इसलिए पसंद आती है कि बारदोली किसान आंदोलन में उनको सरदार के ऊपर टाइटल मिला था। सेकंड ये था, कंट्री को एक यूनिफाइड करने में, एकीकरण करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस मंच का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। मैं चाहूंगा कि संवाद के समाप्ति की तरफ आप अपने दर्शकों, अपने चाहने वालों, अपने सुनने वालों को अपना कोई संदेश जो उन तक पहुंचाना चाहे। एक ही मैसेज है जो मैं ये चाहता हूं कि हर किसी के दिमाग में बैठे, और इसके बाद में मैं सिर्फ आपकी परमिशन के साथ में ही दो लाइन और कहूंगा कि आज का भारत क्या है। आज का भारत शहादत नहीं प्रतिशोध चाहता है। आज का भारत शहादत नहीं प्रतिशोध चाहता है कि शकुनी हम होने देंगे नहीं। मामाओं के वेश में
शकुनी हम होने देंगे नहीं, मामाओं के वेश में बिस्मिल्लाह जिंदा बच सकता नहीं, सॉरी कसब जिंदा बच सकता नहीं बिस्मिल्लाह तेरे देश में। बेटियों को बचाने के लिए दहेज की पूर्ति नहीं, यहाँ पर समाज का भी निर्माण अच्छा होगा, दहेज की पूर्ति बंद होगी। बेटियों को बचाने के लिए दहेज की पूर्ति नहीं, हमारा हिंदुस्तान है ये किसी के बाप की जागीर नहीं। तो आप अपने मुल्क से प्यार करना सीख लो, ये भी लाइन इसके अंदर आएगी। कोई आतंकी आघात नहीं, अतीत के पन्नों पर लिखे गए वो दंश हम पनपने देंगे नहीं, जो कि 1947 उससे पहले ही जो किया जा रहा था उसको हम आगे रिपीट नहीं होने देंगे, ये भी इसमें मेंशन किया जा रहा है। अब 17वीं बार गौरी को भी हरगिज हम छोड़ेंगे नहीं, जो अतीत में हुई घटनाएं थी, जब कहा जाता था सनातन संस्कृति में कि गाय की तरह कोई अपनी गर्दन झुका ले तो उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन माफ के लिए मैंने क्या बताया, 17 बार माफी नहीं होगी, 32 बार ही माफी होगी, 30वीं बार गर्दन उड़ानी पड़ेगी। नादान इंसान शैतान, नादान को अच्छा है समझाना, बच्चे होते हैं, इंसान आपके और मेरे जैसे हो जाते हैं शैतान। कि अब की बार 17वीं बार हम गौरी को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान ने वापस ललकारा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। यानी कि 1947, 65, 71, 99 इनके वॉर के बाद में अगर कोई वॉर हुआ तो 2 बार जैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई है, इसी तरह से आगे दीपावली और होली के गिफ्ट भारत की जनता को मिलते रहेंगे। प्रताप शिवाजी के अदब साहस से जौहर फिर से होंगे, न होने देंगे नहीं। ऐसा कभी भी नहीं आ सकता कि देश का दुश्मन भारत की सीमाओं के अंदर घुस जाए और हमारी अस्मिता मान मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश कर ले और फिर से जौहर जैसी घड़ी वापस आ जाए, ऐसा कभी होने देंगे नहीं। भगत आजाद की माटी पर शहादत अब होने देंगे नहीं, अब शहादत नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। जो काटते थे हमारे शहीदों के शव गर्दनों को, आज उन्हीं के गर्दनों के रक्त से खून की होली हम खेलेंगे। हुई शहादत मेरे वीरों की तो पाक तुझे बख्शेंगे नहीं, बेटियों को बेआबरू कर, बेटियों को बेआबरू होने देंगे नहीं, और कल्पना चावला जैसी उड़ान हम रुकने देंगे नहीं। बेटियों को बेआबरू होने का मतलब है उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत करेंगे, और कल्पना चावला जैसी उड़ान यानी कि साइंस के सेक्टर, साइंस एंड डेवलपमेंट, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये आज का भारत चाहता है। कल्पना चावला जैसी उड़ान अब रुकने देंगे नहीं, लाडलियों को सशक्त कर दुशासन अब बचेंगे नहीं। जो आप वाला क्वेश्चन था कि सही और गलत का जो रेपिस्ट होगा उसका क्या करेंगे, उसका वही इलाज किया जाएगा जो महाभारत के युद्ध के अंदर दुशासन के किया गया था। रानी लक्ष्मी के देश में लाडलियों को जिंदा जलने देंगे नहीं, जो रानी लक्ष्मीबाई का देश है उसको दहेज की पूर्ति के लिए ससुराल वाले जो जिंदा जला रहे हैं वो भी अब होने देंगे नहीं। और सरदार पटेल के देश में, जो आप मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी आपने पूछ लिया आखिरकार, कि सरदार पटेल के देश में देश को अब कभी बंटने देंगे नहीं। वो तो अतीत की घटनाएं हो गई थी कि किसी के हाथ में कोई सत्ता की चाबी चली गई और देश बंट गया। बट कल की इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि बलूचिस्तान तैयार हो रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। इस बात की जो पूरी डिटेल है वो मैं अभी नहीं शेयर कर सकता। इफ यू विल से तो आई विल शेयर विथ यू ऑन योर व्हाट्सएप, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करूंगा उस चीज को। और सेकंड जो एक मैसेज मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करके कि सबसे पहले मर्यादा में रहना सीखो। अगर आप मर्यादा में रहोगे तो आपके परिवार के हर एक सदस्य मर्यादा में रहेंगे और उस परिवार पर उठने वाली हर एक आंख मर्यादा में बंधी हुई होगी। और आप अगर मर्यादा में नहीं रहे तो मान के चलिए कि आप जैसे ही लक्षण किसी और परिवार के बेटों में हो सकता है। तो मर्यादा में रहना सीखो। और वापस मैं रिपीट कर रहा हूं जो हमेशा मैं कहता आ रहा हूं कि आज के घोर कलयुग में कि राम जैसी मर्यादा पार होने देंगे नहीं। राम जैसी मर्यादा अब तार तार होने देंगे नहीं, लेकिन कलयुग के आज के घोर कलयुग में राम की जगह रावण को आने से रुकने देंगे नहीं। आज के घोर कलयुग में राम की जगह रावण को आने से रुकने देंगे नहीं। जो अपनी बहन की रक्षा और रश्मिता की खातिर प्रभु से लड़ जाए उसको हम कभी रोकेंगे नहीं, उसको हम कभी रोकेंगे नहीं। रावण नो डाउट उन्होंने अधर्म किया था, राक्षस प्रवृत्ति के थे माना, लेकिन उन्होंने सीता का हरण किया, लेकिन हरण करने के पश्चात भी अब उनकी मर्यादा को तार तार नहीं होने दिया। वो रावण का स्वाभिमान था। राम से बड़े वो ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि कैलाश पर्वत को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया था। और जहां पर भगवान महादेव को उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ा था कि अब नीचे रख दे, तेरी इस घटनाक्रम से पूरी पृथ्वी डोल उठेगी। और प्रभु श्री राम को एक समुद्र पर पुल बनाने के लिए रामेश्वर धाम जब स्थापना हुई थी उसके लिए भी उनको कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। 11 दिन या 21 दिन का ऐसा कुछ समय लगा था, वो एक्चुअल टाइम मुझे याद नहीं है, बट फिर भी वो रावण से ज्यादा महान नहीं थे।
राम इसलिए महान हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्त्री का सम्मान करना जानते थे और सभी का मान सम्मान करना जानते थे, इसलिए वो महान है। बहुत सुंदर विचार और बहुत एक अपने जो दर्शन है, अपना जो एक तरीका है सोचने का, अपने सिद्धांतों को व्यक्त किया आपने। आपने अपने जीवन के तमाम आयामों को, तमाम कठिनाइयों को और उनसे उबरने के लिए साहित्य रत्न के रूप में अपनी कविताओं को लिखने का, उनको व्यक्त करने का एक माध्यम चुना। आप इस समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम सभी लोगों के बीच में मुकेश कविवर केशव जी सुरेश रूनवाल साहब जुड़े हुए थे। मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो हमसे बार बार और इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हिंद, कृष्ण, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।